हाँ जी एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? चलो भाई, ये जो मैंने नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है ना, प्रेज द लॉर्ड ऐसे सब बोला, ये सब क्या है? सर एथिक्स है सर, अक्ल है आपको, तमीज़ है आपको, बस 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 इसी एथिक्स का रिवीजन करने वाले हैं आज। यार पहले तो एक क्वेश्चन मुझे ये बताना कि अब सो फार हमने ये सीएम में इंटर लॉ 2016 सिलेबस ये कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंपनी लॉ का भी और इंडस्ट्रियल लॉ का भी, जिन्होंने नहीं देखा है इसको कर लेना। स्कैनर वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। आज के मैराथन में अगेन 20-25 क्वेश्चन आज भी कवर करके चलेंगे और ऐसे पेपर को पकड़ लेंगे, बस उसके बाद जाने भी देंगे। अब बात को समझते हैं, चलो भाई रिवीजन शुरू करते हैं। एथिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ते भी होंगे, पर अभी कैसे पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे थोड़ा बढ़िया तरीके से। देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी बिजनेस अगर सोशल वैल्यूज को इग्नोर करता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। सोशल वैल्यू क्या है कि भाई ईमानदारी के रास्ते पे चलना है। चलो ऐसे भी फालतू की सत्संग की बात नहीं करता। एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स वो रूल्स हैं जो आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। आप जा रहे हो भाई, आपने रेड लाइट जंप कर दी, रेड लाइट जंप करने के बाद पुलिस वाले ऑफिसर आपको रोक लेते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, चालान कटेगा सर। आप कहते हो सर रहने दो ना, 500 रुपए ले लो। तो क्या सही है और क्या गलत? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट? क्या ना, ऐसे ही यही सिखाता है हमारे को एथिक्स। सर पड़ोस वाले अंकल जी, पड़ोस वाली आंटी जी कितना मर्जी तुम्हारी बुराई कर लें और बार बार ये बोल दें, अरे तुम अभी तक इंटर में ही हो। तुम्हें पता है हमारे एक रिश्तेदार था, है ना, हमारा एक रिश्तेदार था, वो रिश्तेदार की तो नौकरी भी लग गई, अभी तक तुम इंटर में ही हो। अरे रे रे। अब वो अंकल जी जितना मर्ज़ी तुम्हारे को उल्टा-सीधा बोल देते हो, फिर भी जब भी निकलेंगे अंकल जी नमस्ते, राम-राम, फिर भी आप करोगे। दैट इज़ एथिक्स। तो एथिक्स वही है जो बताते हैं क्या सही है, क्या गलत। और अंकल जी को इसे ये वीडियो भेज देना, क्या पता समझ जाएँ। एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है ईथोस, मतलब एक कैरेक्टर। अब भाई पड़ोस में एक बच्चा ज़रूर ऐसा होगा जिससे आपके घरवाले आपको कंपेयर करते रहते होंगे 24। उसको देख कितना अच्छे से पढ़ाई करता है, उसको देख उसके नंबर कितने सारे आते हैं, उसको देख। मैंने कहा मम्मी उसको ही तो देखता रहता था, तभी तो मेरे नंबर नहीं आ रहे। बार-बार आप कहते रहते हैं पड़ोस वाली लड़की को देख, पड़ोस वाली लड़की को देख। देख लेता हूँ। उसके चक्कर में तो चश्मा लग गया मेरे को। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। एथिक्स क्या है? एथिक्स एक सोशल साइंस है, जो आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, क्या एक अच्छा बिहेवियर है दूसरे से डील करने के लिए और क्या एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। एथिक्स का कहना है कि भाई अगर आप जा रहे हो, पीछे से कोई इंसान आता है और आपकी गाड़ी ठोक देता है, तो आप उतर के उसको कॉलर नहीं पकड़ेंगे, उसको मुक्का-वुक्का नहीं मारेंगे सर, आप उसे बोलेंगे भैया थोड़ा देख के चलाओ यार, तेरा ध्यान किधर है भाई? है ना? तेरा ध्यान कहाँ है भाई? सलमान खान क्यों बन रहा है यार? नुकसान हो गया मेरा भाई। उसको समझाओगे और चले जाओगे, अपने डैमेजेस लोगे चुपचाप, उस पे गुस्सा नहीं करोगे। ओके। एथिक्स क्या है? वो बेसिक कांसेप्ट, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन कंडक्ट को डिटेक्ट करते हैं। ओके, और यूनिवर्सल वैल्यूज अक्रॉस मेन एंड वुमेन, ये हमारे को बताते हैं ह्यूमन नेचुरल राइट्स की लॉ को हमारे को फॉलो करना है, हेल्थ और सेफ्टी के कंसर्न्स को साथ में लेकर चलना है। एथिक्स क्या है? फर्दर मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं। अब ये सोशल नॉर्म, कल्चर, रिलीजन्स, इन सब की बातों को बीच में आ ले आते हैं। सोशल नॉर्म, सोसाइटी क्या कहती है ना, जैसे वो कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, तू फिर से फेल हो गया। वो चार लोगों को कोई मतलब नहीं है ना। एक तो मुझे भी नहीं समझ में आता कौन ऐसे बंदे हैं, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं इतना बड़ा हो गया तू, है ना, इतना बड़ा हो गया तू, बोल के लोग कहते हैं कि भाई तुमने अभी तक अपने लड़के की शादी नहीं कराई। अब मैंने कहा ये कौन है जो कहता है यार, ये सोसाइटी कहती है ना। तो अकॉर्डिंगली सोशल नॉर्म्स, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ हमारी रिलीजियल प्रैक्टिसेस, ये मोरल्स जो है वहीं से बनकर आते हैं। कह रहा एथिक्स हमेशा से रिफ्लेक्ट करता है क्या सही है क्या नहीं, क्या गुड है क्या बैड है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कह रहा अब वो एक कंपास की तरह एथिक्स हमारे को बताता है कि हाउ पीपल शुड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर, लोगों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे दूसरे की अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज को समझना चाहिए और अपनी लाइफ्स को जीना चाहिए। मेरा ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कूड़ा फेंक देते हैं घर के बाहर, है ना, जिनके घर के बाहर हमेशा गंदा ही रहता है। होता है ऐसा, जो कभी अपने घर के बाहर जो एक कोई कॉमन पैसेज होगा आपके फ्लोर्स के अंदर, उसको साफ ही नहीं कराते हैं। उनको भी एथिक्स खिलाते हैं, भाई साहब ऐसा मत करो, देखो एथिक्स हमारे को पढ़ाते हैं। नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्लास में आ जाना। कह रहा और इसीलिए लॉ भाई इसने इंस्टीट्यूट ने हमारे को बोला कि एथिक्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल। आपने किसी सोचा है, कभी किसी कंपनी का सोचा हो, कंपनी बहुत बढ़िया है सर,
कंपनी बहुत बढ़िया सर ये नहीं, एथिक्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। फिलैंथ्रोपी, इतनी सारी चैरिटी भारत देश में हुई, रिलायंस पे इतना पैसा नहीं है जितना टाटा आज तक बांट चुका है चैरिटी के अंदर। ओ ऐसा क्या? जी हाँ, अब ये सारे एथिक्स कहां से आए? कंपनी का अपना दिमाग है क्या? नहीं, एक इंडिविजुअल के पास ये एथिक्स होते हैं, क्या सही करना है क्या नहीं, जो उसके डिसीजन के अंदर उसकी मदद करते हैं। यार आगे चलते हैं सर। इंडिविजुअल एथिक्स के साथ साथ हमारे पास आते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स भी। कह रहा प्रोफेशनल एथिक्स मतलब, मैंने कहा यार जो भी आपके पास प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास मैनेजर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, ये इंडिविजुअल्स जो भी अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स को यूज करते हुए कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। क्योंकि देखो सामने वाले को तो स्वाद नहीं पता तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं, है ना। आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि सर अब ये आपकी ऑब्लिगेशन है। आपका क्लाइंट आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता देगा, और उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ये नहीं कि पार्क में जाके आंटियों के साथ बैठ के गा दिया तुमने, नहीं गाना नहीं है। कोई पेशेंट आया, उसने भाई एक डॉक्टर को जाके बताया सर मेरे को ना एक हिडन डिसीज है ना, ये बीमारी मेरे घर में ना पता चले सर। उसने क्या करा भाई, अनाउंसमेंट करा दी। अब आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन कम आया, ये डॉक्टर आपको बताएगा या टीवी पे दिखाएगा? टीवी पे दिखा दिया भाई ने। कोई ऐसे सेलिब्रिटी को ऐसी प्रॉब्लम निकल आई, उसने टीवी पे बता दिया। तो कह रहा सर ऐसा नहीं करना। मैंने कहा ओके। कह रहा अब बहुत बार तो ऐसा होगा, आपके पास ऐसे अकाउंट्स होंगे जो देखकर पता चल जाएगा भाई कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में क्या होने वाली है। रिलायंस में फेसबुक की इन्वेस्टमेंट आई, पब्लिक को तो बाद में पता चला, सबसे पहले किसको पता चला होगा? वहां के अकाउंटेंट्स को, वहां के सीए सीएमए वालों को पता चला होगा भाई। तो अंदर की खबर बाहर उल्टी नहीं करनी है, लीक नहीं करनी है। तुम्हारे को किसी ने प्रपोज करा, तुमने किसी को प्रपोज कर दिया, आके ढोल पीट देते हो क्या? नहीं सर, वी कीप इट एज सीक्रेट, बस ठीक है चुप रहते हो ना। हाँ तो बस अंदर की बात है, अंदर की बात है, लक्ष्य कोजी अंदर की बात है। वैसे ही जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्ड कीपिंग। कौन सी कंपनी का कौन शेयर होल्डर है, किस कंपनी के अंदर कितनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हो चुकी है, मुकेश अंबानी के पास कितना हिस्सा बचा है, बच्चों के पास कितना है, कौन सी फर्म के पास कितना है। सर ये सारी बातें रिकॉर्ड कीपिंग में आती हैं और कॉन्फिडेंशियल नेचर होती हैं, ध्यान रखना होता है। कह रहा ओके। कह रहा एथिक्स, मैंने कहा एथिक्स होते हैं तीन तरीके। कह रहा मेटा, नॉर्मेटिव और अप्लाइड। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मेटा मतलब सर फेसबुक के एथिक्स, फेसबुक पे क्या करना होता है? किसी की फर्जी प्रोफाइल जो तुमने एंजल प्रिया एंजल स्वीटी करके बना रखी है, जुर्म है वो, है। हाँ किसी की फर्जी प्रोफाइल बनाना। अब मान लो किसी ने मेरी ही प्रोफाइल बना दी फेसबुक पे, फर्जी, जुर्म है। चलो क्या छोड़ो। मेटा एथिक्स डील करते हैं विद नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। नॉर्मेटिव एथिक्स कंसर्न्ड होते हैं मोरल जजमेंट यानी कि मेटा प्लस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट, जो आपने मोरल जजमेंट यहां पढ़ा, ठीक है, विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट एंड द क्राइटेरिया फॉर क्या सही है और क्या गलत है। अप्लाइड एथिक्स सीधा सीधा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर बात करता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सही है या नहीं। मोदी सरकार ने नोट बंद कर दिए, सही नहीं, ये तो सही था, चलो खैर। सर ब्लैक मनी के लिए, ओ भाई चैंपियन मत बनो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले जितने पीएचडी करके बैठे हैं ना, ये ब्लैक मनी पे वार है। पढ़ तो लो उसको ढंग से यार, ब्लैक मनी पे वार होता है, इतने सारे ऑप्शन खोल के रखती सरकार। देखो वॉर है, एनिमल राइट्स हैं, या जो पनिशमेंट्स हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ऐसे निकल कर आए जिनके ऊपर बात जब भी करनी है तो वो है अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स। तीन बातें यहां पर निकल कर आती हैं। अब एथिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है? एथिक्स कह रहा है सर जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अगली चीज जो जरूरी है दैट इज एथिक्स। आपका कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है उसको डिसाइड करने के लिए जो चीज चाहिए दैट इज एथिक्स। मैंने कहा ओके, ठीक है। कह रहा है देखो हमेशा से ही आपके पास एक एथिकल स्टैंडर्ड होता है जिसको लेकर आप अपने गोल्स को चला सकते हो। सर पेपर में अगर हम चीटिंग करेंगे मत करना भाई, एथिक्स नहीं है वो, ठीक है। किताबों में ऐसा लिखा है, किताबों में ऐसा बिल्कुल लिखा है। अच्छा आपने ये नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ लिया, ये आपने मेरे साथ ये वाला टॉपिक पढ़ा ना, टाइप ऑफ एथिक्स, ठीक है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं, मेरे को जल्दी से बताना ये क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं। वैसे तो ये बहुत पुराने जमाने में एक आया था, 2013 के जमाने में ये क्वेश्चन आया था कि सर मोरल्स एंड एथिक्स आर वन एंड द सेम। क्या आपने यहां पर ऐसा कुछ पढ़ा है कि मोरल क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा है?
बहुत पुराना है। चलो 2016 के बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हमने 2016 से पहले वाला तो वैसे भी क्या है ना। अच्छा देखो, बार बार घूम के एक क्वेश्चन तो बार बार आता है, फिक्स है, और ये जितना मैं शायद 1 घंटा लगाऊंगा ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के ऊपर, मेरे दोस्त, इसमें से 10 नंबर शॉर्ट शॉर्ट आएंगे। पेपर के बाद एक रिव्यू वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें प्रूव कर दूंगा जितने मैराथन तुमने किए हैं एक भी वेस्ट नहीं। कह रहा बच्चा एक और चीज, यहाँ पर वर्क स्पेस को लेकर आ गया, नहीं नहीं। आईसीआई की एथिकल स्टैंडर्ड्स पूछ लिए, अरे नहीं यार, नीड 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 एरियाज, मैनेजमेंट टीम, 7 प्रिंसिपल, इम्पोर्टेंस, वैल्यू चेन, एथिक्स, फर्स्ट टाइम, ये वो। नहीं यार, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं पूछा अभी तक, डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा अभी तक, नहीं। एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई भी काम अगर हम करने जा रहे होते हैं उसके लिए हमारे को चाहिए एथिक्स। कह रहे सर देखो, कोई भी बिना एथिक्स के आप काम कर रहे हो तो वो एमलेस है सर, वो सीधा सीधा रैंडम है और एमलेस है, कोई भी गोल की तरफ आप नहीं जा सकते। अगर आप एक लिमिटलेस नंबर ऑफ गोल्स भी आपके पास है तो भी आप उसको नहीं पिक कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास एथिकल अप्रोच नहीं है। कह रहा अब देखो, ऐसा नहीं है कि सर अगर हमने चीटिंग नहीं करी तो हम तो भी पास नहीं हुए, तो कोई बात नहीं। देयर मे बी सिनेरियोज मेरे दोस्त दैट इवन आप एथिक्स पे चलते हुए ईमानदारी पे चल रहे हो बट स्टिल वी मे बी अनएबल टू परस्यू आवर गोल्स विद पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। हो सकता है हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, पर कम से कम ये तो होगा कि अपनी नजरों में नजरें मिला पाएंगे, उस किसी और की में नहीं, अपनी खुद को तो देख पाओगे। चीटिंग करके आज पास हो भी गया तो क्या हुआ, है ना सर। बाद में कौन पूछता है आपने करी होगी चीटिंग, हमारे को तो खुद लगता है अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हो, एथिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, खाओ कसम मर जाऊंगा रे मैं, है ना, मजाक कर। देखो, जब भी हम लोग रैशनल एथिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे गोल्स और एक्शंस, क्या क्या हम करने वाले हैं, इन चीजों पर ध्यान जाता है। यार अब हमेशा से ही एथिक्स क्या होता है, जैसे वो कहते हैं ना, इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज, जहां पर भी आपके गोल्स और एक्शंस को कंपेयर किया जाएगा। मैंने कहा ओके, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आवर ओन लाइव्स, हैप्पीनेस का मतलब क्या है, जो आपको लिवेबल बनाती है। अल्टीमेट, दिस इज अल्टीमेटली आर अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, द गोल विच मीन्स एथिकल मैन मस्ट ऑलवेज एम। क्या सर, एक बात बताओ, बात को समझो, एथिक्स ही हमारी जिंदगी है सर। एक इंसान का नेचर, उसकी पेक्यूलियर नीड्स, एक सिस्टम ऑफ एथिक्स बना होता है जो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए नहीं है पर डे टू डे चॉइसेस को अडॉप्ट करने के लिए भी है। क्या अगर पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया कि आपने रेड लाइट टापी है, रेड लाइट आपने जंप करी है, तो सर उसको 500 रुपए देकर निकलना नहीं है सर, पूरा 3,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 10,000 रुपए का चालान कटवाना है सर, वो सही है। रिश्वत नहीं देनी है सर, रिश्वत ऑफर नहीं करनी। एक डेटा के हिसाब से वैसे भी 71% टाइम्स ब्राइब तब ली गई जब लोगों ने ऑफर किया कि हम पैसे देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब देखो, डे टू डे चॉइसेस में भी हमारे को एथिक्स को अप्लाई करना है। कह रहे सर इससे हमारा और हमारा मतलब हमारे साथ साथ नॉट ओनली, मतलब दैट आल्सो इंक्लूड्स आवर फिजिकल सर्वाइवल। कह रहा सर अब ये क्या सभी बताओगे क्या, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एथिक्स का बिजनेस के साथ क्या लेना देना है। कह रहा बहुत ज्यादा लेना देना है। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आजकल वैसे भी फ्लेक्स करने का जमाना आ गया है। मेरी जेब में 10 रुपए है, मैं तुम्हारे को ये दिखाऊंगा, अरे मेरे से करोड़पति आदमी नहीं है कोई यार, है ना, मेरे से करोड़पति आदमी नहीं, तुम मेरे से मिले सर वो पैसे वैसे। मैंने कहा हाँ यार, आज ही तो 25 लाख रुपए देने थे एक बंदे को, सुबह ले गया घर पे कैश रखे हुए थे। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ वैसे, मैं कहीं मेरी वीडियो इनकम टैक्स को भेज दो तुम लोग। तो ये क्या हो रहा है सर, फ्लेक्स कर रहे हैं। हाँ तो क्या इसमें सच्चाई है, 25 रुपए नहीं है मेरी जेब में, सीधी सी बात है ना भाई। अब सीधी सी बात को समझो कि सेवरल फैक्टर्स प्ले इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि सर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि मैगी के अंदर एक लेड कंपोनेंट मिला, पूरी भारत देश के अंदर में इतना मैगी को बैन कर दिया गया था। कह रहा हाँ, कह रहा सर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, मैनेजमेंट की फिलॉसफी, एथिक्स, इन सारी बातों का बहुत ही लंबे टाइम तक इम्पैक्ट रहता है। कह रहा साइज, इंडस्ट्री लेवल, प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, कह रहा ये सारी बातें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म सक्सेस। कह रहा है मैनेजमेंट टीम जो है, ठीक है, एक मैनेजमेंट टीम को हम सेट करते हैं फॉर कि आपकी कंपनी पूरे तरीके से कैसे रन करेगी ऑन डे टू डे बेसिस पर। आज आप कैसे चलेंगे, आप मैनेजमेंट टीम पूरी की पूरी बैठाई इसलिए गई है कि भाई हमारे पास क्या हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, क्या हमारा बिहेवियर है, और लीडर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वो एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करेंगे।
कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा। अब एक बंदे को बोला गया जाओ मार्केट जाओ और हमारी कंपनी के लिए एक प्रिंटर खरीद के ले आओ। वो कौन सा प्रिंटर लाएगा? जो सबसे बढ़िया होगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी नीड के हिसाब से लाएगा, या फिर वो लाएगा जिसमें उसको पैसे बचते हैं? सर डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेंट्रिक होना चाहिए, इंडिविजुअल की जेब भरने वाला नहीं होना चाहिए। कह रहा हाँ हाँ, कह रहे सर ऐसे ही अगर आपने एक फाउंडेशन बना दिया एथिकल बिहेवियर का, तो वो लंबे टाइम तक लंबे रिश्तों को क्रिएट करके रखेगा। अगर आपका एम्प्लॉय आपके साथ ईमानदार है, उसको रखोगे अपने साथ लंबे टाइम तक। हाँ, अगर वो बेईमान होगा, आप अगले दिन बोलोगे कि यार नमस्कार आदाब राम राम, नहीं करना है मेरे को तुम्हारे यहाँ का, चलो भाई। हाँ, कह रहा अब ऐसे ही अगर आपकी एथिकल एथिकल है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करती है, कोरोना में भी नौकरी से नहीं निकालती है, टाइम से पैसे दे देती है, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं डालती है, और साथ ही साथ एकदम सरकारी नौकरी से भी बढ़िया तरीके से आपको रखती है, जैसे कि टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी ने कोविड में किसी को बाहर नहीं निकाला, है ना? नहीं देखते हैं हम लोग। हाँ सर, नहीं निकाला। अकॉर्डिंगली इसीलिए टीसीएस या टाटा की कोई भी कंपनी में काम करने के लिए हाईली टैलेंटेड पीपल, दे आर इजी टू अट्रैक्ट, क्योंकि एथिकल कंपनी है सर। एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, है ना? टाटा की गाड़ी आ रही है आजकल, देश का लोहा, एक प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ, कस्टमर सर्विस बहुत खराब है, पर फिर भी दे आर एबल टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स, एंड टाटा मोटर्स की एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनती जा रही है। ओके, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ कभी कस्टमर सर्विस पे चले जाओ, उनके गाड़ी सर्विस कराने चले जाओ, तुम्हारे को लगे ट्रक के शोरूम में आया मैं, पर फिर भी देखो पॉजिटिव इमेज है ना? क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज में प्रोडक्ट ऐसा है सर कि आप एक बार टक्कर करा के देख लो टाटा मोटर्स की किसी गाड़ी की और ह्यूंडई की या मारुति की, देख लेना कोई वीडियो प्रोडक्ट के साथ साथ, तो एथिकल चीजें हो रही हैं। अब मैनेजमेंट जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल मैनर में लेके जा रहा होता है, एम्प्लॉयज के फुटस्टेप्स देखे जाते हैं कि एम्प्लॉयज किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एम्प्लॉयज हमेशा से ही बेटर डिसीजन ले सकते हैं अगर आप उनको गाइडिंग प्रिंसिपल देते हो कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयज का मोरल भी बढ़ेगा। सर ये लाइन उतनी समझ में आई जितने आप समझ में आ रहे हो। ओके, थैंक यू। नहीं आई कोई बात नहीं, इतनी लाइंस को इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया हुआ है ताकि अगर आप पेपर में आंसर लिखो तो कुछ लाइंस ऐसी हैं जो ऐसे ही सीधी फिट करके लिख देना, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। कह रहा अब अगर कोई भी एम्प्लॉयज हैं जो कंप्लीट करते हैं अपने काम को, ठीक है, तो उनको ये बोला गया कि सर अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो हमारे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, होल ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट। तुम्हारी तरह नहीं, इंटर्नशिप में जाओगे 300 रुपए लग रहे हैं, 500 रुपए का बिल दे दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 200 रुपए से, पर यही अगर 3 लाख की जगह 5 लाख हो गया तो कह रहे सर तब प्रॉब्लम्स आने लग जाते। ओके, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के इतने गहरे गहरे राज होते हैं मेरे दोस्त कि क्या ही कहें। आपको सर जैसे ये कोका कोला वालों को पता होगा कोका कोला कैसे बनती है, नहीं नहीं ये राज तो नहीं पता होगा, ये राज तो यूएस में किसी को पता है और इंडिया में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को पता है। ठीक है, उनको भी पता नहीं, मुझे पता है या नहीं, क्योंकि उनके पास सीधा पाउडर आता है और वो बनाकर दे देते हैं। अब बिजनेस एथिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉय रॉयल्टी, सॉरी, रिचेज फार बियॉन्ड एम्प्लॉय लॉयल्टी, की आपका एम्प्लॉय आपके साथ कितना लॉयल है, और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, मैनेजमेंट और टीम का बॉन्ड कैसा है। कह रहे बिजनेस के इनिशिएटिव्स के अंदर एथिकल ऑपरेशंस बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कम्युनिटी के साथ, बिजनेस के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ भी। इन्वेस्टर आ रहा है अश्नीर ग्रोवर की तरह आपके पास बैठा है, हाँ जी, क्या पोजीशन है कंपनी की, आप एकदम फेंके जा रहे हो लंबी लंबी। अरे सर जब से शार्क टैंक इंडिया में आया आपके साथ, जब से आपने पैसा लगाया, आपके तो पैसे सर मतलब 5 गुना हो चुके हैं अब तक, और पैसे लगा दो सर। एथिकल नहीं है सर, असलियत में तो लॉस हो रहा है आपको, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, दैट इज नॉट एथिकल। ओके, ठीक है, ठीक है, देखो कुछ और मार्क कर दूं क्या इसमें? देखो एक चीज को समझो, अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन खराब है ना, तो इन्वेस्टर पैसा भी नहीं लगाता उसके अंदर। आपको पता चलता है एक कंपनी है यार, इस पता नहीं ढंग से ये एम्प्लॉइज को लोग ही नहीं रखते हैं यार, प्रोडक्ट तो छोड़ो, इनके यहाँ का मैनेजमेंट ही बड़ा बेकार है, तो एक परसेप्शन है रिलेटेड टू द रेपुटेशन, पैसे ही नहीं लगाएगा इंसान उस कंपनी के अंदर। ओ ऐसा क्या? हाँ, अब कह रहा सर अगर आपका एथिकल बिहेवियर बहुत बढ़िया है तो आपके पास इंक्रीजिंग आपकी पब्लिक इमेज और बढ़िया होती जाएगी।
कह रहा और भी चीजें हैं जो आपकी पॉजिटिव इमेज के साथ साथ आपके एथिकल फाउंडेशंस की बात करती है, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हो। कॉस्ट कटिंग पे तो नहीं आ गए हो सर? कॉस्ट कटिंग पे, हाँ, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ठीक है, आपकी फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस कैसी हैं, और आप अपने प्राइस के टर्म्स में आपका कंज्यूमर ट्रीटमेंट कैसा है। सुना था एक बार कोई इंसान था, वो Hyundai के शोरूम में गाड़ी लेकर चला गया, ठीक है, वहां पर बहस हो गई, तो और Hyundai के शोरूम में जो एम्प्लॉयज काम करते थे, उन्होंने भाई साहब पीट दिया उस इंसान को, और वो एक यूट्यूबर था। ओ, 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 बताओ, कंज्यूमर ट्रीटमेंट। तो अब इससे कैसी इमेज निकल कर आ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन की सर? नेगेटिव, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग जानते होंगे उस यूट्यूबर को। देखो, कह रहा सर अब बात करते हैं कि आपका क्या रोल है। ये रोल बहुत बार पेपर में आ चुका है। कह रहा सर बिजनेस के अंदर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करो, चाहे प्रोफेशनल बॉडी के अंदर काम करो, चाहे आप एकेडमिक्स के अंदर काम करो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करो, कह रहा आपके पास काम बहुत सारे होंगे और अकॉर्डिंगली किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करके उसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। कह रहा देखो, आपके लिए एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिजनेस के अंदर आपके पास टास्क होता है कि आप क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो। कह रहा ओके, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपने देखनी है, उसके अंदर तो आप एक्सपर्ट ही हो, पर उसके साथ साथ जहां से भी जो भी नंबर्स एंड फिगर्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, दे आर राइट एट द सोर्स इटसेल्फ। सीधी सी बात है, अकाउंट्स के अंदर सही है तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सही फिगर आ रही है, एसेट का अमाउंट सही है तभी तो डेप्रिसिएशन सही निकाल पा रहे हो, ठीक है। जो फिगर सही है उस फिगर का सोर्स सही है, सही सोर्स से उठाकर आप डेटा लेकर आ रहे हो। कह रहा ओके, टैक्सेशन हो, ऑडिटिंग हो, हर जगह पर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर, और साथ ही साथ वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द स्टेबिलिटी एंड द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो जैसे आपका रिजल्ट आता है, नंबर निकल के आते हैं, हाँ नंबर निकल के आते हैं, उसमें क्या है, तो बस जैसे नंबर आते हैं तो उसको भी तो बढ़िया से चेक किया जाता है। कह रहे ठीक इसी तरीके से यहाँ भी चेकिंग होती है सर। अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट के अंदर जो जो नंबर आपको दिए गए हैं, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है पीछे, हाँ, एक प्रोफेशनल बैठा हुआ है, वो सारी चीजों को चेक कर रहा है कि इसमें इतना लिखा है तो इतने नंबर देने हैं। फिर आप देखो, आपके जैसा एक कंपिटेंट प्रोफेशनल सर बिजनेस के अंदर एक इनवैल्यूएबल एसेट का काम कर सकता है। इनवैल्यूएबल मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओए अमूल्य, जिसकी बहुत वैल्यू है। ओके, ये इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, और अल्टीमेटली दे आर यूजिंग देयर स्किल्स एंड इंटीमेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी एंड द एनवायरनमेंट, पूरे तरीके से इन सारी चीजों को समझते हैं। कह रहा है, और साथ ही साथ सर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो हैं वो बिजनेस के अंदर चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कैसे बढ़िया बढ़िया सवाल तुम लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से हुई है अकाउंट्स के अंदर, ताकि आप एक बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव इन सॉल्विंग इश्यूज, और यू आल्सो सर्व एज अ वैल्यूएबल एसेट टू द मैनेजमेंट, चाहे जहां जहां पर भी हम लोग बात करें, क्योंकि रीजन बीइंग यू आर अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड मेंबर एंड स्टाफ। यार तो सर इसीलिए अब अगली बात जो पेपर में लिखनी है, ऊपर की तो हो गई रामायण, ठीक है। Cost management is an activity of managers that relate to planning and control of cost. Cost तो आपसे ज्यादा किसी को नहीं आती, कोई CA CS वाले को नहीं आती। मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली कि कौन सा मटेरियल, कौन सा प्रोसेस, आप एक मैगी बनाने जा रहे हो, मैगी का पैकेट बन रहा है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल, यूजिंग ऑफ मटेरियल, प्रोसेस, प्रोडक्ट डिजाइन, और आपके प्लान की कॉस्ट क्या होगी, कितना उसके अंदर खर्चा होगा। कह रहा सर ये सारी बातों को डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? कह रहा सर मैनेजर्स हैव टू टेक दैट डिसीजन अकॉर्डिंगली। कह रहा ओके, ऑल दीज एक्टिविटीज, ये जितनी एक्टिविटीज हैं ये कहाँ आती हैं? अंडर द कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, सब चीजें। अब मैगी के अंदर कितनी मैगी डलेगी, कैसा रैपर डलेगा, मैगी प्रिपेयर कैसे होगी, बाद में घर में नहीं बनानी है, रॉ मटेरियल बनाने की बात कर रहा हूँ, कौन सी मशीन लगेगी, ये सारी बातें, कौन सा आटा लगेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ये सारी की सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? एक कॉस्ट अकाउंटेंट। सर मेरे को क्या पता कौन सा आटा, मैं प्रोसेस और मशीन की बात कर रहा हूँ। कहीं वहां खड़े हो जाओ, ये वाला आटा तो बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं है, MP से आटा मंगवाया था सर, अबे नहीं नहीं नहीं, खा के चेक नहीं करना है, कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो उनके पास जो भी रिसर्च की टीम है वो देखती है।
अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली सिर्फ अकेला नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा सर इतना बड़ा है जिसके अंदर अकाउंट्स भी एक पार्ट होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करना नहीं है, पर फिर भी वो और ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट है। एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा से ही एडवर्टीजमेंट करनी होती है। मामा अर्थ का नाम सुना है? मामा अर्थ 1 रुपए की एडवर्टीजमेंट करता है 3 रुपए की सेल करने के लिए। अगर 300 रुपीज की मामा अर्थ की सेल हुई है तो दैट मीन्स उसने 100 रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है। ओह! ऐसा क्या? विद एन एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ताकि आप नए-नए प्रोडक्ट। अब देखो टीवी पे ऐड आ रही है, आजकल तो हर जगह ऐड आ रही है, ट्रू कॉलर पे ऐड आ रही है, यूट्यूब पे ऐड आ रही है, मेरी ये वीडियो चल रही होगी इसके बीच में ऐड आ रही होगी, उसके पैसे मिलते होंगे आपको, जल्दी मिलने लगेंगे अगर आप लोग ऐसे ही देखते रहे तो। पर नहीं लेंगे यार, नहीं लेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, देखेंगे जब आए तो सही तब की तब देखेंगे। आज ही बैठ के प्लानिंग कर दूं तुम्हारे साथ। कह रहा सर अब ऐसे ही अकॉर्डिंगली आपको एडिशनल कॉस्ट पिछले साल से कंपेरेटिवली इस साल कितनी कॉस्ट रही है और क्या प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हो अपने डिसीजन और एक्सपेंडिचर से। कह रहा आपने कितना खर्चा किया है विद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होने वाला है वर्सेस आपने खर्चा कितना किया है। एंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कह रहा सर अब इसके अंदर क्या क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अभी भी तो बैठ के बहुत सारे कॉस्टिंग अकाउंट्स टैक्सेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ताकि आपके पास सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव्स निकल कर आ जाए। कह रहा अब स्कोर कीपिंग, स्कोर कीपिंग से क्या मतलब है सर? वो जैसे आईपीएल का होता है? नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट ऑफ द वेरियस एक्शंस, जो जो एक्शंस आपने लिए, आपने ये मेरा मैराथन अटेंड किया, ठीक है, इससे आपको कुछ फायदा हुआ? ये पीछे के 2 मैराथन्स अटेंड किए उससे कुछ फायदा हुआ? रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस एक्शंस ऑफ द मैनेजर। हाथ के हाथ रिजल्ट दिखा रहा हूँ यार मैं तो, और क्या लोगे? इसका भी रिजल्ट दिखा दूं? इसका भी नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। इसका रिजल्ट अभी हाथ के हाथ दिखाते चलेंगे आपको। क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अटेंशन डायरेक्टिंग कह रहा सर देखो बात बड़ी सीधी सी है। स्कोर कीपिंग फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपैरेटिव रिजल्ट के साथ बैठकर कंपेयर करते हैं कि ये सर के साथ मैं 2 घंटे बैठा हूं यहां पर, बैठी हूं यहां पर, तो मुझे क्या ही फायदा हुआ है? स्कोर कीपिंग। कह रहा बट अब मैंने क्या किया? मैंने सब में कंपेयर कर लिया ऐसे कि अकाउंट्स वाले सर ने तो बहुत टाइम लगाया, टैक्सेशन में भी बहुत टाइम लगा। भाई अपने अपने सिलेबस है, अपना अपना तरीका है ना? आपने देखा ऑडिट में तो इतना टाइम ही नहीं लगा, ऑडिट का तो सिलेबस ही बड़ा छोटा है। तो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली ऐसे ही कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट पीरियड स्कोर्स और रिजल्ट्स विद द प्रीवियस पीरियड शो अपॉर्चुनिटीज। कह रहा है ताकि आपको पता चल जाए इंप्रूव कहां करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पेपर देकर आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कहां पे क्या गलती करी है, क्या सही करा है। नहीं, आपको नहीं पता है कि आपने क्या गलत करा है, क्या सही करा है। आप अगली बारी फिर प्रिपरेशन करने बैठ जाते हो। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा क्या सर? हाँ, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पहले कौन सा चैप्टर नहीं आता था, आपने वो चैप्टर दोबारा कर लिया। और थ्योरी में तो खासकर ऐसा है यार, पता ही नहीं है स्टूडेंट को क्या करके आया हूं मैं, क्या नहीं। देखो अगला आते हैं वैल्यू चेन के ऊपर। वैल्यू चेन क्या होती है? विजुअलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट बिजनेस और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कौन सी सर्विसेज बनाता है और कौन सी सर्विसेज को सेल करता है। जैसे एक इंसान के पास आप जाते हो, आप उसको कहते हो भैया मैगी दे दो, मसाला मैगी, वो क्या करता है सर? वो सबसे पहले मैगी होनी चाहिए उसके पास, हाँ वो एक पैन। आजकल ऐसी ऐसी चीजें यूट्यूब पर बनाकर खिलाई जा रही हैं, जैसे एक बंदा बना रहा है हार्ट अटैक मैगी। यार वो इतना मक्खन डाल देगा सर, वहीं पे उसकी डॉक्टर से सेटिंग है पड़ोस वाले हॉस्पिटल में। आपने खाया और आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे बढ़िया तरीके। उल्टी सीधी तरह की मैगी, उल्टे सीधे तरीके की मतलब चीजें बनाई जा रही हैं। बट ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस है। एक मैंने देखा एक भाई, यार बहुत सारी चीजें तो मैंने खुद ट्राई की हुई है, छोड़ो। एक मैगी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैगी के अंदर क्या हो रहा है? पहले मैगी डालेंगे, मैगी के बाद आप क्या करेंगे सर? सर मैगी के बाद क्या करें? खा लेंगे उसको। अच्छा, पहले पानी डालोगे, पानी को गर्म करोगे, मैगी डालोगे, देन मैगी मसाला डालोगे, उसके बाद उसको 2 मिनट पकने दोगे और उसके बाद मैगी इज रेडी टू ईट। तो ये क्या हुआ? दैट इज द वैल्यू चेन। दैट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच आर यूजफुल in addition to making any kind of product or the services which are produced, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बेच रहा है। ओके, और आप जैसे अकाउंटेंट ऐसी ही हर एक एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा अब बहुत बार नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं सर। कोई इंसान आ गया कह रहा भाई साहब ये कौन सी मैगी बना रहे हो, मोमोज मैगी बनाओ यार।
कोई और आ गया, कह रहे भाई कौन सी मैगी बना रहे हो तुम? कह रहे तुम्हारे को पता है पिज़्ज़ा मैगी आ गई है यार। क्या बोले जा रहे हो? मैंने कहा थोड़े दिन में मैगी को तंदूर में भी बना देंगे भाई, हम पराठे के बीच में खाने लग जाएँगे। कह रहा सर ये सब तो हो चुका है, तो हर बार ऑर्गनाइज़ेशन के पास एक नए चैलेंजेस आ रहे हैं। थोड़े दिन देखोगे तो मैगी बना के लोग मैगी से नहा रहे हैं। कह रहा भाई कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी न्यू चैलेंजेस। कह रहा ओके। तो अब अकॉर्डिंगली मैनेजर्स कहाँ-कहाँ फोकस करते हैं, कस्टमर फोकस होना चाहिए सबसे पहली बात, कि जितने भी आपने सफिशिएंट रिसोर्सेज लगाए हैं उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का सैटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेकर सैटिस्फाइड है सर, ध्यान देना, अगर आपने जितना भी सामान बनाया, आपने मैगी बना दी, बढ़िया सी मसाला मैगी बना के सामने वाले को दे दी। अब आप उससे पूछते भैया सही बनी है? क्योंकि जितने आपने एफर्ट लगाए उससे वो कस्टमर सैटिस्फाइड है तो दोबारा आएगा। तुम्हारे को ये मैराथन पसंद नहीं आ रहा तो तुम दोबारा नहीं आओगे। हाँ, सीधी सी बात है। की सक्सेस फैक्टर, भाई कुछ लोग कहते हैं मैराथन जो है ना सर वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है, उसमें पढ़ाई नहीं होती। तो मेरे दोस्त कोई भी एक मैराथन बैठ के देख लेना, मेरा तो कोई भी बैठ के देख लेना यार, पता चल जाएगा। अब देखो की सक्सेस फैक्टर्स, बहुत सारी ऐसी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिसका इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, कितना टाइम आप लगा रहे हो और कितने इनोवेटिव तरीके से आप काम कर रहे हो। इससे भी एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ट्रैक होती है। भाई बर्गर तो सभी बना रहे हैं, पिज्जा तो सभी बना रहे हैं, डोमिनोज क्यों फेमस हो गया? क्योंकि सर 30 मिनट्स का टाइम लिमिट दे दिया था उसने। यस, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। कोई इंसान बहुत बढ़िया खाना बनाता है, आप वहां वेट कर लेते हो सर, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत बढ़िया है सर, स्वाद आना चाहिए। हाँ, स्वाद के चक्कर में तो मेरे पास 6 पैक एप्स की जगह 60 हो गए हैं। हाँ, देखो, तो ऐसे ही मैनेजमेंट इन बातों का भी ध्यान रखता है फॉर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज, आपको क्या लगता है डोमिनोज वाला ये ध्यान नहीं रखता होगा कि हमारे जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या पोजीशन है? लापिनो है, पापा पिज्जा करके कुछ है, पिज्जा हट है, बहुत सारे और हैं। क्या डोमिनोज अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान नहीं रखता होगा? क्या एक टीचर दूसरे टीचर पर नजर नहीं रखते होंगे क्या होने वाला है क्या नहीं? यस, कह रहे और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हमेशा से ही, जिसे हम काइजन अप्रोच भी कहते हैं, कि ऑल द टाइम आज जो आप काम कर रहे हो, जिम जाते हो नहीं जाते हो, ओके, देखो आज जो आप काम कर रहे हो कल आप उससे बेटर ही करोगे। अगर आप जिम जाते हो, आज आपने जाकर डंबल उठाया, तो सर आज अगर वो डंबल 5 kg का है तो आप अगले वीक और बेटर करने की कोशिश करते हो। यहाँ पढ़ाई का तो मेरे को पता नहीं भाई, पढ़ाई का तो मेरे को पता नहीं, आज वक्त तक भी तुम लोगों ने ये वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी। ऐसा क्या? चलो, वैल्यू चेन और सप्लाई चेन एनालिसिस, कह रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, कि हम पूरा एनालाइज करेंगे सर कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पिज्जा को ऐसा बनाएं कि सामने वाला फेल हो जाए। मैकडॉनल्ड्स क्यों इतना फेमस हो गया था इतनी जल्दी? कह रहा सर जाओ ऑर्डर दो और 1 मिनट में आपको ऑर्डर दे देता था। आपके पड़ोस में भी तो रेस्टोरेंट्स हैं, वहां जाओ बर्गर दो, बोलो भैया 2 बर्गर दे देना, कोई भी, लेट इट बी एनीथिंग, महाराजा मैक ले लिया या फिर कुछ भी मैकवेजी ले लिया। वो कहता है ना 20 मिनट लगेंगे भैया, 20 मिनट लगेंगे। अबे तू 20 मिनट ले रहा है, मैकडॉनल्ड्स वाला तो 2 मिनट में दे रहा है। तेरा यही बात को तो समझना है, यही बात को तो समझ, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से वैल्यू चेन वाले को समझ के रखना। एंड में चल के देखो 2019 में दिसंबर में क्वेश्चन नंबर 7A आया भी था। ओके, व्हाट इज वैल्यू चेन? ठीक है, ध्यान से देना। व्हाट आर द न्यू थीम्स एंड द चैलेंजेस दैट मैनेजर्स फेस करंटली? बस इसी को ऐसे का ऐसा उठाकर अगर लिख दिया तो 9 नंबर मिल गए तुम्हारे को, 9 नंबर। तो क्या हो रहा है ये सर? स्कोर कीपिंग, शाबाश, शाबाश। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, कितने एफर्ट मैं लगा रहा हूं वो सफिशिएंट है या नहीं। प्रोफेशनल एथिक्स, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, दिलेमा में फंस जाते हैं यार, करें या ना करें। यार काम तो हो जाएगा पर सामने वाला रिश्वत मांग रहा है, दें या ना दें। अबे सोचना क्या है इसमें? एथिक्स कहते हैं तुम्हारे को रिश्वत नहीं देनी है, काम नहीं कराना है बिल्कुल बेटा, पैसे वैसे नहीं देने मेरे दोस्त। क्या देखो, अब अकॉर्डिंगली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स को ये बोला गया कि आप एक एथिकली ड्रिवन एंटरप्राइज चलाओगे सर ग्लोबली। एथिकली ड्रिवन कह रहा, हाँ हाँ, क्रिएटिंग वैल्यू टू द स्टेक होल्डर। अब इस कंटेक्स्ट के अंदर कंपिटेंसीज के थ्रू चलते चलते, चाहे आपके पास स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, कह रहे तो इंस्टीट्यूट ने हमारे को कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट बनाकर दे दिए हैं।
और मजे की बात क्या है, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो भी इंस्टीट्यूट ने बनाया ना, ये पेपर में जरूर आते हैं। लो अभी दिखा देता हूँ, पहले यही दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूट ने ये टॉपिक 100% दिया होगा। जब इंस्टीट्यूट कहता है भाई मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, है ना, मेरे बारे में तो तुम्हारे को पता होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे मेरे बारे में ही नहीं पता। रेलेवेंस, CSR, AICAI, ऐसे मत कर यार, ऐसे मत कर भाई, बेइज्जती ना करा दियो। लो 2017 के अंदर ही जून में क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका था। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर द प्रैक्टिशनर्स फिक्स्ड बाय ICAI? बताओ सर, आप ICAI के एथिकल कंडक्ट बता दो, जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। सबसे पहली बात, सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंस को बनाकर रखेंगे सर, है ना, थॉट और अपने एक्शन, जो भी काम आप कर रहे हो उसके ऊपर किसी का भी प्रेशर, किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नॉट टू एक्सप्रेस ऑन कॉस्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर किसी स्टेटमेंट के ऊपर विदाउट विदाउट बिना असेसमेंट किए आपके क्लाइंट के साथ क्या रिश्ता है क्या नहीं है, इसको बिल्कुल भी हम नहीं, मतलब स्ट्रेट अवे डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, वेदर सच मेंबर माइट एक्सपेक्ट हिज और हर ओपिनियन टू बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। आपने अगर कभी भी रिपोर्ट बनाई, आपने कोई भी डेटा दिया, तो हम लोग स्ट्रेट अवे ये मान लेते हैं कि भाई ये किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं है, किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको वहां के CFO का फोन आ जाए और बोल दे कि यार आई वाज एक्सपेक्टिंग द रिपोर्ट, आई मीन फ्यू थिंग समथिंग डिफरेंट इन रिपोर्ट इटसेल्फ। सर बनती तो यही है भाई, सीधी सी बात है, आपकी ब्लड रिपोर्ट आई उसमें खून कम आया, आप डॉक्टर को ये बोलोगे क्या? डॉक्टर क्या करता है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बना के देता है। सर ऐसे ही जो भी रिपोर्ट बनानी है इंडिपेंडेंट बनानी है। आप ये बोल दोगे डॉक्टर को आई वाज एक्सपेक्टिंग द रिपोर्ट आई मीन टू बी गुड, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, लाओ भाई साहब अभी बदल देता हूं। नहीं, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है, ऐसे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है। जब भी आप अपनी कॉस्ट को या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हो, अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, या कॉस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देते हो, तो कह रहे सर सारे मटेरियल फैक्ट्स बीच में बताने होंगे, है ना। जैसे सीधी सी बात है यार, अगर कहीं पर कोई इंसान है, उसको, अच्छा देखो मैंने एक बार बहुत मजे की बात सुनी। मेरे को एक इंसान कहता है, कह रहा है यार हमारे पड़ोस में भी, कह रहा है ये डॉक्टर वॉक्टर ऐसे ही होते हैं, ये मेरा पड़ोसी कह रहा है, पीपल आर डैम इंटेलिजेंट दीस डेज। कह रहा हमारा एक रिश्तेदार था, उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि जी आपको हार्ट में स्टंट डलेगा। कह रहा मैं ले गया उसको, गैस का इंजेक्शन लगवाया, देख आज वो ठीक है, फर्स्ट क्लास। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा आप मतलब कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। कह रहा उसको गैस का इंजेक्शन, गैस थी उसको, डॉक्टर ने बोल दिया हार्ट में स्टंट डलेगा। मैं कहा भाई माफ कर भाई, माफ कर। मैं कहा डॉक्टर ने सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर ऐसा है, नॉर्मल इतना होना चाहिए, अभी इतना है, सारी चीजें आपको बताता है। कह रहा ठीक है, ऐसे ही जब भी आप कोई भी ऑर्डर, कहीं पर भी अपनी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई ओपिनियन दे रहे हो, कह रहा तो सर इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, नॉट टू मेक सच कॉस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर कहता है ना, आपको किसी चीज से एलर्जी है, शुगर है, BP है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से ले लो भाई पहले ही। कह रहा ओके, ताकि आपके जो भी मटेरियल में स्टेटमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। कह रहा और दूसरी बात, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, और क्लाइंट है, उसकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके हाथ लग गई, उसको यूज नहीं करना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी सच इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपने रिपोर्ट्स मंगवाई, आपको पता चल गया आने वाले टाइम में 2 प्लांट्स और खोलने वाली है। ओके, आपको पता चल गया MG हेक्टर है, इसके 50% महिंद्रा को खरीदना ही पड़ेगा, इसको बेचना ही पड़ेगा, सॉरी महिंद्रा को 50%, वरना इंडिया से बायकॉट बॉयकॉट हो जाएगा। ओह ऐसा कुछ पता चल गया, तो मतलब महिंद्रा अगर एक कंपनी और खरीद लेगा तो सर महिंद्रा का प्राइस तो बढ़ेगा। हाँ, आपको कुछ ऐसा पता चल गया, पर ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको यूज नहीं करना है अनलेस अनलेस एक्टिंग इन कोर्स ऑफ हिज और हर ड्यूटीज ओनली। तो सर ये सारी खबर एक प्रोफेशनल के पास होती है पूरी रगड़ के भाई साहब, पूरी। या मैं कहता हूँ आपको उन चीजों के बारे में पता चल गया, जैसे वो थी यार मारुति और टोयोटा का जो टाइप था, उस बारे में पता चल गया। कह रहे अनटिल अनलेस आप उसके लिए ही काम नहीं कर रहे, अनटिल अनलेस आपके कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर ये चीज नहीं आती, आप उसे डिस्क्लोज नहीं करोगे, एक्सेप्ट इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द कोर्स ऑफ एनी डिफेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, या तो कोई केस वेस हो गया, कह रहे सर उसमें बताना है, तो भी आप चुप करके बैठे हो। कोई एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, उसमें बताना है, तो भी आप बता सकते हो।
और या तो फिर कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन बताओगे जितनी नेसेसरी है। ये नहीं उठा के अपने फेसबुक पोस्ट पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना दूं सर, हाँ बना दे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ गया तो अच्छी खासी लग जाएगी भाई, कह रहा। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को या क्लाइंट को जो भी उसके बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है, उसके लिए इन्फॉर्म करोगे ऑफ एनी बिजनेस कनेक्शंस और इंटरेस्ट, जहां जहां पर भी आपका कोई भी एक्सपेक्टेड बिजनेस कनेक्शन है कि सर आपकी कंपनी की तो ऑडिट कर रहा हूं, आपकी कंपनी की सब्सिडरी की ऑडिट भी मैं ही करता हूं सर, आपकी एक सिस्टर कंसर्न है उसकी ऑडिट भी मैं ही करता हूं सर, ओ उधर के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हम बनाते हैं, ओ अगर ऐसा कुछ है तो बताना पड़ेगा, रिश्तेदारी अगर कहीं निकल रही है तो वाली तो बता देना। कह रहा अब इन द कोर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज और हर ड्यूटीज, कह रहा सर मेंबर का जो भी मेंबर जहां भी जिस भी एम्प्लॉयर या क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, कह रहा अगर आपको जो भी फीस या रेम्युनरेशन या जो भी बेनिफिट मिलता है वो सब एम्प्लॉयर या क्लाइंट की कंसेंट से होना चाहिए। ऐसा नहीं चुपचाप तुम गए, तुम्हारे को कोई इंसान कह रहा है ये मैंने चोरी करी है, तो बताइए मत यार, चोरी करिए बताइए मत, थोड़े पैसे तू रख ले, नहीं, विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयर, विदाउट द नॉलेज ऑफ क्लाइंट ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कभी भी अगर आप कहीं पर भी एंगेज हुए हो एज अ कंसल्टेंट, तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके लिए सर कितना खर्चा होगा। एक मैकेनिक के पास जाते हो, मैकेनिक तो नहीं है हम लोग, खैर अच्छा एग्जांपल देना चाहिए था मुझे, पर समझो मैकेनिक के पास जाते हो तो वो डायग्नोस करके बता देता है कि हाँ भैया क्या करना है, भैया देखना इसकी हेडलाइट काम नहीं कर रही है, तो हेडलाइट के अकॉर्डिंग आपको पूरा खर्चा बता देगा। हाँ यही तो होता है। तो बस टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स अरेंजिंग एनी एंगेजमेंट, तो उससे स्कोप और ऑब्जेक्टिव समझ लेना। हॉस्पिटल भी ऐसा करता है, आपसे सारी बातों को समझता है और उसके बाद एक एस्टिमेट आपको दे देता है कि इतना खर्चा पड़ेगा। ओके, और डॉक्टर का भी ये तो नहीं है। बाकी के जो मेंबर्स आपके हैं, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनोगे आईसीएमआई के, कल को बस दूसरे मेंबर भी होंगे, उनके साथ इज्जत से थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना और गुड फेथ में बात करना। ये नहीं कोई मिला टपली मार दी उसको, एक नहीं भाई नहीं, आप हो बॉडी बिल्डर पर ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। कह रहा अब एक और चीज का ध्यान रखना, अगर कोई और आपका आईसीएमआई का मेंबर है जो कहीं पर कॉस्ट ऑडिटर है, वो अपना काम छोड़ रहा है, कह रहा ओके, या तो फिर उस बंदे का काम किया हुआ द वर्क ऑफ अनदर मेंबर, सेम एम्प्लॉयर है सामने, एक्स वाई जी कंपनी है, उसका किया हुआ काम आपको रिव्यू करने के लिए दिया जा रहा है, कह रहा सर ध्यान रखना, तो आपका जो आईसीएमआई का दूसरा मेंबर है ना, उससे बात कर लेना इस बारे में कि भाई एक बात बताओ, तुमने काम छोड़ दिया, ये काम मुझे देना है, तुमने क्यों छोड़ा। वो कहेगा मैंने छोड़ा नहीं, बीच में भाई गड़बड़ थी, ऐसा कुछ था, ये तुम्हें निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया। और वेयर ऑल द कनेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द वर्क हैज बीन टर्मिनेटेड, जहां पर क्या हुआ, सब कुछ क्या कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है सर, कह रहा था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कह रहा ओके, ठीक है। अब आपने बहुत बार क्या होगा, आप देखोगे लोगों को कि यार काम दिलवा दे, बीच में कमीशन दे दूंगा तेरे को, कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सर। नॉट अटेम्प्ट टू गेन और एडवांटेज ओवर अदर मेंबर्स, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को काम दिलवा दो, तुम्हारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट है तो सही, मेरे को काम दिलवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे को एक कमीशन पे कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, कह रहा ओके, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी काम मॉलिशियस एक्टिविटी में नहीं करना जिससे एडवर्स इंपैक्ट आपके ऊपर पड़े, पब्लिकली या प्रोफेशनली आपके रेपुटेशन आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हो। बढ़िया तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपिटेंस अपने मेंटेन करके रखने हैं, जैसे एक डॉक्टर ऑल द टाइम अपडेटेड रहता है, आपको भी ऑल द टाइम अपडेट रहना है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस वगैरह भेजता रहता है, उससे अपडेटेड रहोगे, अमेंडेड रहोगे, बढ़िया रहेगा सर। क्लाइंट ने कुछ पूछ लिया, परसों नोटिफिकेशन आया था, आपको पता ही नहीं है, कह रहा ना ना, ठीक है। अब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो जिसके लिए आप कंपिटेंट हो, तो दैट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर और क्लाइंट, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कहीं पर भी क्लाइंट को कुछ स्पेशलाइजेशन देने की जरूरत है या ऐसा कुछ है तो बता देना। भाई 10 नंबर का आया था ये मित्रों, 2017 जून की बात मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7A, what are the standards of ethical conduct for practitioners fixed by ICAI। तो 10 नंबर का आया था, 10 नंबर यहाँ भी मिल रहे हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन अब तुम्हारे पास आया है,
क्या बात है सर, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, देखो यहां पर ये पब्लिक लाइफ के फंडे लेकर आया लॉर्ड नोलन। पहली बार लॉर्ड नोलन कह रहे सर, वो जैसे वो लॉर्ड पुनीत आया था बिग बॉस में, अरे छोड़ो उसको यार उसको तो छोड़ो, बंदा बहुत बढ़िया है। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, बिग बॉस क्यों हिट है? क्योंकि लोगों को दूसरे के घर में कलेश देखने में मजा आता है, इसलिए तो हिट है। विल अप्लाई टू एनीवन, जो भी इंसान एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कोई मान लो कोई भी आपने अपने अथॉरिटी में किसी भी एमएलए एमपी किसी को भी अपॉइंट किया, आपकी एरिया के काउंसलर हैं या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इन सब के ऊपर, चाहे कोई सिविल सर्वेंट है, देखते हो ना आईएएस आईपीएस वाले, इनके ऊपर अप्लाई होता है, पुलिस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, कोई डिपार्टमेंटल है, नॉन डिपार्टमेंटल है, कोई भी पब्लिक बॉडी है, सरकारी हॉस्पिटल है, कह रहा सर हेल्थ से रिलेटेड, सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो या कोई भी सर्विस है, जहां भी चीजें सरकारी हैं, जो भी किसी भी तरीके से पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवाइस करा प्राइम मिनिस्टर को ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक लाइफ। कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1990। हम तो आजाद थे तब, अरे कमेटी बहुत पहले बनाई थी ना हमने, जैसे उन्होंने कमेटी बनाई थी हमने बना दी। उन्होंने कमेटी के अंदर कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी कि अभी हमारे पास क्या कंसर्न है और हमें क्या क्या बदलने की जरूरत है। कमेटी ने 1995 में, जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होगे, तब अपनी ये रिपोर्ट को उठाकर सबमिट कर दिया और ये बोला कि देयर शुड बी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। बहुत ही ज्यादा जरूरी, पेपर में आया ही आया है। कितनी बार आया है ये तो मैं क्या ही बताऊं। देखो 2015, 2017, 2 बार तो यही दिख रहा है। हाँ 2015 में भी दिख रहा है, 2017 में भी दिख रहा है। 2015 में कितने नंबर का आया था ये देखो पहले, एथिक्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये, हाँ ये चलो वो 2015 में तो खैर पुराना जमाना था, 5 नंबर का ही था। एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स स्टैंडर्ड 2016 में भी आया था, 8 नंबर का। मित्रों ये इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है कि इंस्टीट्यूट खुद ही थक जाएगा एक दिन ये देते देते, पर ठीक है हमें तो पढ़ना ही। सेल्फलेसनेस, यानी कि भाई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है, उन्हें अपने बारे में नहीं सोचना है सर, पब्लिक जनता के लिए क्या अच्छा है इस बारे में सोचना है। कोई कॉन्ट्रैक्टर आया है, कोई सड़क बनवानी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना जो आपको 10 करोड़ रुपए दे दे, सर उसको देना है जो ईमानदारी से काम करे, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। इंटीग्रिटी कौन है सर? देखो किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट आपको खुद नहीं लेना, अपनी फैमिली को नहीं देना और अपने फ्रेंड्स को नहीं दिलवाना। आपको हमेशा से ही खुद को ऐसी किसी भी ऑब्लिगेशन में नहीं डालना जिससे आपके ऊपर इनएप्रोप्रिएटली कोई भी इन्फ्लुएंस हो। देखो नितिन गडकरी वो क्यों फेमस है, इसलिए फेमस, कह रहे मैंने भाई, मेरे पास कोई भी इंसान आता है, मैंने कहा ईमानदारी से काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, भाई मेरे को पैसे चाहिए नहीं। आई लाइक दैट मिनिस्टर, शानदार आदमी, बहुत बढ़िया। कह रहा जो भी मेरे पास आता है, मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम अच्छे से करोगे, अपना टेंडर सबमिट करो, जिसका बनेगा मैं उसको दे दूंगा। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी। कोई लेना देना नहीं, अपने भाई दोस्त बहन किसी को कोई बेनिफिट नहीं दिलवाना। सेम इज विद मोदी, मोदी साहब भी ऐसे ही है। हाँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उनका भाई पतंग बेच रहा है यार, आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है यार, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी से काम करोगे तो आ जाओ। सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। कह रहा ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब है, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हमारे को कैसे इम्पार्शियली एक्ट करने चाहिए सर, फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए उनको, फेयरली एंड ऑन मेरिट इटसेल्फ। कह रहा ऐसा क्या, कह रहा हाँ यूजिंग द बेस्ट एडवाइस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन विदाउट एनी बायसनेस। कह रहा अगला आता है अकाउंटेबिलिटी। कह रहा अकाउंटेबिलिटी से क्या मतलब है, कह रहा होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हमेशा से ही अकाउंटेबल होते हैं उस बात के लिए जो भी डिसीजन उन्होंने लिया। कोविड आया, कोविड के अंदर इन आईएएस ऑफिसर्स ने, जहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ ओपननेस, कह रहे सर ओपननेस से क्या मतलब है, कह रहा हमेशा हर एक काम को ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करना है, कि भाई अगर टेंडर आए हैं तो सबके टेंडर की लिस्ट, जिसका भी इनवाइट हो गया, बाकी टेंडर की लिस्ट ओपन करके रख दी कि इन सब लोगों ने इतना इतना टेंडर भरा था। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करना सर। लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर मेरा मतलब है
अच्छा देखो, ये याद कैसे करोगे? सोहेल बनाया था मैंने क्लास में। एस एस सेल्फलेसनेस, ओ ऑब्जेक्टिविटी, एच ऑनेस्टी, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी, एल फॉर लीडरशिप, ओ फॉर ओपननेस। ठीक है, कह रहा सर ये प्रिंसिपल सिर्फ कहने के नहीं है, ये आपके बिहेवियर के अंदर भी पूरे तरीके से, आपकी लीडरशिप के अंदर भी दिखने चाहिए। प्रॉपरली प्रिंसिपल्स को प्रमोट करो, कहीं भी पुअर बिहेवियर दिखता है तो उसके ऊपर चैलेंज करो उसे। कह रहा है एथिक्स इन बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर आया हुआ एथिक्स क्या, ये क्वेश्चन पूरा आया हुआ है। अब इसके अंदर ज्यादा टॉपिक ही नहीं है भाई, घुमा फिराकर वो सेम क्वेश्चंस आपको फिर से दे देगा जैसे 2018 के अंदर उसने उठाकर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको दे दिया। डिस्कस द नटूरे एंड रेलेवेंस ऑफ एथिक्स टू द बिजनेस। सर नटूरे मतलब आ जाएगा अभी, नटूरे के अंदर भाई ने क्या दे दिया यार, ना 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 ना, ना। जब उसने नेचर दे दिया और 10 नंबर का दे दिया तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। नेचर तो आपने पढ़ा ही नहीं है कहीं पे, लिखोगे क्या, लिखोगे क्या यहाँ पर? ठीक है देखते हैं, चलो नेचर आपने कहीं पे लिखा, 7 प्रिंसिपल्स, ये तो आपने पढ़ लिए हैं। नेचर, 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 नीड, 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 ना, 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 नहीं, रिकॉग्निशन इश्यूज, एथिकल इशू को कैसे सॉल्व करना है ना। सर ये तो है ही नहीं, तो हम नेचर में लिखेंगे क्या? सब कुछ डाल दोगे, ये जो पहला पन्ना है इसे पूरा लिख दोगे, फीचर्स के बारे में बताओगे उसे। ठीक है, एथिक्स इन बिजनेस, हाँ, ethics, I mean discuss the nature and relevance of ethics, relevance, importance, principles, ये दोनों बातें यहाँ पर इंक्लूड करोगे, कम पड़ेगा तो फीचर्स भी डाल दोगे। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है जो मोरालिटी आपकी बिजनेस में होनी चाहिए। इंडिविजुअल पे तो है, पड़ोस का बच्चा तो है जो नमस्ते करता रहता है, सबको घूमता फिरता रहता है, कह रहा है ऐसे ही। अब बिजनेस एथिक्स भी क्या है, एक आर्ट और साइंस है जो आपके अच्छे रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ बनाने की को मेंटेन करती है, अच्छे ग्रुप्स, अच्छा इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ रीऑर्गेनाइजिंग क्या सही है क्या गलत है फॉर बिजनेस कंडक्ट। कह रहे फीचर्स बताओ सर थोड़े से। मैंने कहा फीचर्स ये हैं कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, आप बढ़िया से सोशल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, आपके पास एक अच्छा बेसिक फ्रेमवर्क होगा, नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, एजुकेशन और गाइडेंस को प्रोवाइड करना, और कभी भी प्रॉफिट मेकिंग के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, पर सही तरीके की प्रॉफिट मेकिंग के साथ हैं। भाई रिश्वत देकर या गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है। एक बताया जैसे मैंने कि बहुत सारे लोग ऐसे जाते होंगे कि टेंडर हमारे को दे दो, आपको जो चाहिए हम दे देंगे। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा हुआ ना, ब्रिज गिर जाता है यार थोड़े टाइम के अंदर। हाँ अभी कहाँ पे हुआ ऐसा पीछे, बिहार में, हाँ, तो इंक्वायरी बैठ गई। ऐसा क्या हुआ भाई, सरकार ने इतने पैसे दिए और आपने इसको टेंडर भी दे दिया, इसने काम नहीं किया। अगर सर मैंने तो रिश्वत खिलाई है, पकड़ लो इस ऑफिसर को। प्रिंसिपल्स, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, इंप्लॉइज के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर, हाँ कस्टमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कस्टमर को गलत सामान नहीं बेचना, गलत चीज नहीं बेचनी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे रिलायंस जियो पे केस हो गया था, प्रीडेटरी प्राइसिंग का, जब इन्होंने रिलायंस जियो को फ्री कर दिया शुरू के 6 महीने के लिए। ओ ऐसा क्या, इंपॉर्टेंस कह रहा सर हमेशा से ही कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिजनेस को ज्यादा कॉन्शियस करो, ज्यादा सीरियस करो इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस की अच्छी इमेज बनाओ, और एक गुडविल को भी क्रिएट करो। ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, इन इंपॉर्टेंस। प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी इंपॉर्टेंस है, और हीटेड कंपटीशन, जो एक दूसरे के लिए हेट है उसको खत्म करो। टाटा महिंद्रा की रिस्पेक्ट करेंगे, महिंद्रा टाटा की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जलना नहीं है सर। सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, हमारे ऊपर सर जितने भी लीगल परसेप्शंस हैं, कंपल्सरी को क्यों रखा जाता है, इसलिए तो ताकि जितना भी लॉ अप्लाई हो रहा है आप सबके, आप जाते हो अपने घर से निकलते हो, आप गाड़ी में बैठे हो, सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हो, क्यों? सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव। रेड लाइट होती है रुक जाते हो, क्यों? एक्सीडेंट नहीं होगा। बाइक पे जा रहे हो हेलमेट लगा रहे हो, क्यों? सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, तो चलान भी नहीं कटेगा, आप सेफ भी रहोगे। 7 प्रिंसिपल्स इन बिजनेस एथिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर कुछ बातें यहाँ पर हैं जो आपने यहाँ भी, अच्छा इसके अंदर पढ़ी तो हैं, बट अल्टीमेटली इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, बी ट्रस्टफुल, ताकि बंदे आप पे ट्रस्ट करें, ओपन माइंडेड होने चाहिए, ऑब्लिगेशंस को पूरा करो, क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए हर एक चीज के ऊपर, अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके रखो। कम्युनिटी मतलब जो आपके यहाँ का मैनेजमेंट है या आपके यहाँ की जो टीम है उसे इन्वॉल्व करके रखो, अपने अकाउंटिंग कंट्रोल को बढ़िया तरीके से रखो, एंड बी रिस्पेक्टफुल, हीटेड कॉम्पिटिशन की जैसे मैंने बात करी।
तो अब बिजनेस एथिक्स है क्या? अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल जो आपके बिजनेस के अंदर होने वाले हर एक डिसीजन को कंट्रोल करेगा। इस पूरे पन्ने को ध्यान से रखना, फीचर्स, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी काम गलत होता है तो पब्लिक अटेंशन बहुत आसानी से मिल जाती है और सरकार हमेशा से ही आपको पकड़ लेती है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो बिजनेस कंडक्ट को बहुत ज्यादा और ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट और ज्यादा इंकरेज करती है इसको। अब देखो, जैसे पता चला कि कोई इंसान अगर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, या रशिया को आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो छोड़ के जा चुकी हैं, पर इंडिया को सामान भेजना है तो इंडिया कौन सी कंपनीज को पकड़ेगा? भारत सरकार कौन सी कंपनीज को पकड़ेगी? वो उन कंपनीज को पकड़ेगी सर जहां पर बढ़िया बिजनेस कंडक्ट है। ये कोई भी बिजनेस डिसीजन को जज किया जा सकता है, वो राइट है, रॉन्ग है, एथिकल है, अनएथिकल है, लीगल है, इलीगल है। तो पता कैसे चलेगा? कह रहे सर बिजनेस एथिक्स से ही पता चलता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर काम कैसा चल रहा है। ओके, उसके कस्टमर्स से, कॉम्पिटिटर्स से, गवर्नमेंट से, ग्रुप से, पब्लिक से और इंडिविजुअल से ही पता चलता है। कह रहा ओके, और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई पैसे कमाओ, कोई मना थोड़ी है, बट कंसिडर इट एज सोशल इंप्लीकेशन ऑफ द एक्टिविटीज। कह रहे सर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ के चलो। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, एक एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूंगा, संदीप महेश्वरी जी की वीडियो में मैंने सुना, उन्होंने बोला कि एक एक्ट्रेस है जो भाई कपिल शर्मा के शो में आई, हर नेम वाज आलिया भट्ट, हर नेम इज आलिया भट्ट, एक्चुअली नाम थोड़ी बदल गया, आलिया भट्ट कपूर हो गया सर। अच्छा ठीक है, कौन सा मेरे लिए रिश्ता आ रहा, तुम लोग भी ना यार। उन्होंने बोला देखो, अब सोशल इंप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, उनकी कॉफी में किसी ने शुगर डाल दी। हाँ, बहुत बढ़िया, वो भाई डांटने लग गई सामने वाले को, ये शुगर इसमें शुगर है, इसमें शुगर है, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अरे बहन मेरी, तू ऐड कर रही है माजा की, स्लाइस की, कोक की, उसमें क्या हो रहा है? उसमें चीनी नहीं है। अपने लिए तुम्हारे लिए फंडे अलग हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल इम्प्लीकेशंस, है ना? तो आप क्या कर रहे हो सर? फेल हो रहे हो, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल हो रही है, क्योंकि इन चीजों से नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है सोसाइटी के ऊपर, आपको इसे कम करना चाहिए। जैसे रोनाल्डो ने कोक की बोतल उठा के साइड पे रख दी थी, नॉट गुड फॉर हेल्थ, साइड पे रख दी भाई। कह रहा हाँ ठीक है। कह रहे सर पर देखो, बहुत सारे लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स को सेम मान के चलते हैं, पर ये अलग अलग होते हैं। बिजनेस एथिक्स हमेशा से रिलेट करते हैं इंडिविजुअल और वर्क ग्रुप डिसीजन से, एंड दैट सोसाइटी जो इवेल्युएट करती है राइट और रॉन्ग। वेयर एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंपैक्ट ऑफ द इंटायर बिजनेस ऑन द सोसाइटी के बारे में बात करता है, कि पूरे बिजनेस का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। कह रहा ओके, ओके ठीक है, आगे चलें। ओके, जैसे कि देखो, एरियाज इन बिजनेस एथिक्स, यहां पर क्या आता है? सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन नंबर 135, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में तो है ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू द टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स और इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, जासूसी कर रहे हो तुम लोग अपने कॉम्पिटिटर की कि कौन क्या कर रहा है, मेरे को खबर लेकर बताओ। देखो, एथिकल बिहेवियर और सीएसआर हमेशा से ही आपको फायदा करवाते हैं। ओके, देखो हमेशा से ही आज आपके पास, आज आप अपने जो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को अच्छा करके अट्रैक्ट कर रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेल भी बढ़ेगी, सब फायदा होगा। अच्छे तरीके से आपका एथिकल बिहेवियर है, सीएसआर अच्छा है, बढ़िया होगा, सेल भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी होगा। दूसरा, एम्प्लॉइज भी आपके साथ ज्यादा टाइम तक रहेंगे, इससे लेबर टर्नओवर कम होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर कोई नया इंसान आता है तो उसको यार देखने में ही टाइम लग जाता है ना, देखने सोचने समझने में टाइम लग जाएगा। हाँ, आप ज्यादा इंप्लॉइज को बिजनेस के लिए काम पे रख पाओगे और लोग हंसी खुशी आपके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। जहां पर आपको इंसान नहीं मिल रहा काम करने के लिए, काम करने के लिए लोग भी इजीली मिल जाएंगे, कंपनी के शेयर प्राइसेस अच्छे रहेंगे, बिजनेस टेक ओवर होने से बचेगा। ओ ऐसा क्या? हाँ, कोई बहुत बड़ी कंपनी टेक ओवर नहीं होती आसानी से, रिलायंस टेक ओवर हो जाएगा क्या? नहीं, छोटी कंपनी अगर है, शेयर प्राइसेस कम है तो ही टेक ओवर होती है। अगर एक कभी भी कोई भी कंपनी अपने मोरल्स के साथ, या फिर इतनी सारी चीजें बताऊं क्या, या सीधा मुद्दे पर ले चलूं? जब इतनी डिटेल में पढ़ ही रहे हो यार, 10 मिनट के लिए और सही हो सकता है बहुतों ने एथिक्स ना पढ़ा हो,
है ना? एक कंपनी जब भी डील करती है अपने मॉरल्स के साथ या प्रॉमिस टू वर्क इन एन एथिकल रिस्पॉन्सिबल मैनर की बात करती है, तो इन्वेस्टर को बड़ी शांति मिलती है। इन्वेस्टर भाई बड़े आराम से कूल बैठा होता है कि यार कोई बात नहीं, ये तो बोल रहा है भाई, बढ़िया तरीके से काम करे। कह रहा, उसको पता है कि भाई मेरा पैसा सही जगह लगा। कह रहा ओके। और अगर एक कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स है, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको पता होता है यार अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ नहीं चलने वाली। कस्टमर बहुत ईजी तरीके से सामान भी खरीद लेता है एक कंपनी से, और अकॉर्डिंगली उसको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैनर में कंपनी अपना काम भी करती रहती है। कंपनी अपना जो भी काम कर रही है, एथिकल गाइडलाइंस भी है सर, और अकॉर्डिंगली अगर आप एथिकल तरीके से काम कर रहे हो तो फाइन के चांसेस। अब मैं एथिकल तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, आज तक मेरा चालान नहीं कटा है, चालान नहीं कटा है ना, तो सर फिर रुक, आपको कभी रोका भी नहीं गया है, रोका तो गया 2-3 बारी, पर चालान नहीं कटा है मेरा, मैं एथिकल तरीके से काम करता हूँ। अब इसको घुमाना मत लैंग्वेज को। देखो, तो अगर आप एथिकल तरीके से आराम से, बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहे हो, रेड लाइट पे रोक रहे हो, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग फाइन्ड और पेनलाइज्ड। हाँ, अगर यही पुअर बिहेवियर होगा, कोई इंसान ऐसे चला रहा है, सांप की तरह चला रहा है, तो बस देयर आर हाई चांसेस ऑफ पेनलाइजेशन। कह रहा अब अकॉर्डिंगली एक कंपनी की रेपुटेशन जो है उसका बहुत बड़ा एसेट होता है। यही तो यूज किया था बाबा रामदेव ने। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू रीबिल्ड। अगर एक बार खत्म हो गई, एक बार इज्जत गयो तो गयो, दोबारा बनानी बहुत मुश्किल है। कह रहा हाँ, आपने प्रॉमिस तो कर दिया, पर उस प्रॉमिस को मेंटेन करके रखना क्रूशियल हो जाता है। बिजनेस अगर कोई भी एथिकल कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर रहा है, तो कह रहा सर इट कैन डैमेज द फर्म्स रेपुटेशन सर। इससे फर्म की रेपुटेशन पे सवाल उठ सकता है, और स्टेक होल्डर भी हो सकता है ज्यादा कम अपीलिंग हो जाए थोड़े से। कह रहा सर प्रॉफिट्स भी फॉल हो सकते हैं, और नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि सर देखो अगर आपके पास बिजनेस एथिक्स नहीं है, बिजनेस ध्यान नहीं रखता है, अब वो पंगा कुछ भी हो सकता है। आपकी फैक्ट्री से निकलने वाले डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट को लेकर भी हो सकता है। आपके लिए आप मान लो कोई लैंड खरीद रहे हो, आप किसी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड को डैमेज कर रहा है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट से निकलने वाले एमिशंस बहुत ज्यादा हैं, या खाने से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। जैसे किंडर जॉय जो है, हम यहाँ बच्चों को बिंदास खिला रहे हैं, यूएस ने बैन कर रखा है। हाँ सर, मैंने तो ये भी सुना लाइव बॉय से वहां वो डॉग्स को नहलाते हैं। अबे इतना भी नहीं है, पर किंडर जॉय यूएस में बैन है, मेरे को इतना पता है। ओके, ठीक है। और ऐसी चीजें अगर हो जाती हैं, तो किंडर जॉय के क्या सर फ्यूचर पर सेल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब देखो, बहुत बार हर एक इंसान की सोच अलग है। अब आप कहोगे कि सर रिश्वत देना तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है सर, खराब चीज है। मैं तो कह रहा हूँ सही चीज है। देखो, सिर्फ परसेप्शन है, मेरे को जज मत करना इस बात पे। आप मुझे कह रहे हो कि भाई करप्शन है, आप कह रहे हो गलत चीज है, आपने अभी भी एथिक्स पढ़ा। मैं तो कहता हूँ सही चीज है। भीड़ से एक रेड लाइट जंप हो गई, ओके, रेड लाइट जंप हो गई आपसे, मैंने कहा अब इस रेड लाइट जंप होने के बाद 500 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये का फाइन था। बहुत बढ़िया पुलिस ऑफिसर एक मिले, उन्होंने बोला 500 रुपीज आप दे दो, आप जाओ। मैंने 500 रुपीज दे दिए। 500 रुपीज में वो भी राजी, मैं भी राजी, मेरे 1500 रुपीज बच गए। मैं घर आ गया, मुझे क्या दिक्कत है? मेरे तो 1500 बचे ना करप्शन के चक्कर में। हाँ, बचे सर। वो पुलिस ऑफिसर भी राजी कि चलो यार आज 500 रुपए की कमाई हो गई। हाँ, तो सर सरकार का तो लॉस हुआ। अबे भाई हमें क्या लेना देना सरकार से? आपके लिए अल्टीमेटली आप इतने टैक्सेस भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक रीजन बता रहा हूँ। अब हर किसी का लॉजिक अलग हो सकता है भाई, हर किसी का अलग लॉजिक हो सकता है। करप्शन है तो इंडिविजुअल खुश है, मुझे तो ऐसा लगता है। मेरा लॉजिक गलत भी हो सकता है, गलत है भी, क्योंकि सर ऐसे तो लिवरेज मिल गई, आपको पता है जहां भी रोकोगे 500 रुपए दे दोगे, गलत बात है, गलत बात है। सोसाइटी के लिए ये चीज ठीक नहीं है। यस यस। तो बिजनेस अगर सफर कर रहा है बाय लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन, बहुत बार लॉजिक्स को लेकर, रीजंस को लेकर, फेयरनेस को लेकर, जस्टिस को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, तुम्हारी एक्स वापस आ गया, अब क्या करोगे? क्या करें सर? सर हमारे को तो ऐसे ही समझ में आता है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हाँ, क्योंकि एक गलत डिसीजन का बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट हो जाता है एक कंपनी की गुडविल के ऊपर, उसकी मार्केट पोजीशन के ऊपर।
यार देखो, अब जनरल बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एथिक्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन, एथिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। अकॉर्डिंगली कुछ और कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पर निकल कर आती हैं। वो क्या क्या है? जैसे कि करप्शन, प्रॉफिट और टर्नओवर का लालच, अकोमोडेटिंग अ ग्रुप, एक ग्रुप बना लेना सर। जैसे आपने देखा होगा टैक्सी वाले, रिक्शा वाले बहुत बार ग्रुप बना लेते हैं और वो पूरा का पूरा ग्रुप एक ही प्राइस चार्ज करता है। कह रहा उसके बाद नॉलेज लीक हो जाना, प्रोफेशनलिज्म का ना होना, बाहर से प्रेशर का पड़ना। ओके। और डोमिनेंस की वजह से टॉप मैनेजमेंट इस तरीके से ईगो ड्रिवन हो गया है कि भाई अब वो सही चीजों को नहीं कहता, जो मैंने कह दिया बस वही कर दे, चुपचाप टेंडर डाल दे, हम अपने आप पास कर। सही क्या है गलत क्या है हमें मत सिखा। आप बता रहे हो ये गलत, कह रहे चुप रहते ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है। एथिक्स से फायदा क्या है? एथिक्स से फायदा ये है कि सर पब्लिक हर एक बिजनेस के अंदर चाहती है कि बहुत बढ़िया तरीके से एथिक्स इन्वॉल्व हों, और बिजनेस फर्म्स, ठीक है, किसी भी तरीके से बिजनेस को, सोसाइटी को, एम्प्लॉयज को हार्म ना करें। कह रहा ओके 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 ओके। और एथिकल बिहेवियर साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को फ्रॉम एब्यूज। अगर आपका बिजनेस एथिकल है तो कोई भी एम्प्लॉय या कॉम्पिटिटर आपको एब्यूज नहीं कर पाएगा, आपके यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ बढ़िया तरीके की एथिकल परफॉर्मेंस लोगों को प्रमोट भी करती है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उसको मदद भी करती है। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, देखो अब बढ़िया तरीके से पता क्या है? बढ़िया तरीके से ये है कि सर आगे चल के बताऊंगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर समझने की जरूरत आ जाती है थोड़ी सी, और जहां भी क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा तो स्टूडेंट ऐसा हो जाता, हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स अप हो जाता, सीधे जाने दो भाई, आउट आउट आउट। देखो सबसे पहली बात, बिजनेस की नीड क्यों है? ताकि आप मॉल प्रैक्टिसेस के अंदर ना फंसो, कोई ना करो कोई ऐसी मैल प्रैक्टिसेस। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाटा के अंदर भाई मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस है, टाटा का बिजनेस कितना पुराना चलता हुआ आ रहा है। कंज्यूमर राइट्स बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। हाँ, शेयर होल्डर का पैसा बढ़ ही रहा है आज के टाइम पे, लगा दो टीसीएस के अंदर, सॉरी टाटा स्टील के अंदर, देख लेना 2030 तक। अच्छे रिलेशन बनाकर रखता है टाटा सबसे, टाटा की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, स्मूथ फंक्शनिंग है, कस्टमर की मूवमेंट बहुत बढ़िया है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, हेल्दी कंपटीशन, कह रहे ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आती है। अब इन बातों को अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो नीचे वाले टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस से मेरा क्या मतलब है? कह रहे सर देखो बहुत सारे लोग मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, जबरदस्ती हाई प्राइसिंग कर देंगे। आपने देखा आईफोन को 11 12 13, इसको आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट करके, या आर्टिफिशियल मैं कहता हूं डिमांड नहीं, जबरदस्ती ये दिखाते हैं कि स्टॉक आउट हो गया। स्टॉक होता है, आपको दिख रहा है कि 50,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको दिखाया गया ऐसे आईफोन 11 40,000, आईफोन 12 45,000, आईफोन 13 48,999, 49,000 रुपीज। आप कहोगे यार चल आईफोन 13 ले लेता हूं, आज के जमाने में कुछ बर्थ नहीं है 13 की, पर फिर भी ले लेता हूं। आपने आईफोन 13 ले लिया, आपको पता है सेल आने वाली है, मार्केट रेट इज 65,000, सेल आ गई 50,000। अब आप देख रहे हो रात को 12 बजे सेल शुरू हुई, आप देख रहे हो, आप कलर डिसाइड कर रहे हो, इतने में ब्लैक कलर आउट हो जाता है, रेड भी आउट हो जाता है, बचता है सिर्फ ग्रीन। ग्रीन आता है उसमें जो भी है, देखो ग्रीन बचता है, येलो बचता है, ऐसा कुछ बचता है। आपको कलर नहीं चाहिए, आपको ब्लैक कलर चाहिए, पर वो उसने जबरदस्ती आर्टिफिशियली स्टॉक आउट कर दिया सर। 10 मिनट के अंदर सारे आईफोन बिक गए। आप फिर और इंतजार करते हो, 10 मिनट के बाद आपको दिखता है स्टॉक इन हो चुका है। जैसे स्टॉक इन होता है फिर दोबारा से आप बिना प्राइस को सोचे आप ले लेते हो, आपको लगता है यार हाथ से ना निकल जाए। ये क्या है? सब माल प्रैक्टिस, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग हो, एडल्ट्रेशन हो, चीटिंग इन वेट्स हो, मेजर्स हो, सेलिंग ऑफ डुप्लीकेट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो, होर्डिंग हो, जबरदस्ती की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, मेरी भैंस पे लगा के दिखा दो, बाबा रामदेव कहते थे। तो ये सब क्या है? दे आर हार्मफुल टू कस्टमर, ठीक है, दे आर हार्मफुल टू कस्टमर्स। अकॉर्डिंगली कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर बिजनेस एथिक्स आपके यहाँ यूज हो रहे हैं, आप बढ़िया तरीके का प्रोडक्ट दे रहे हो, क्वालिटी क्वांटिटी और प्राइस के टर्म्स में, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट करेगा, आपका उसका कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में बढ़ेगा। और साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स आपको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं सर, ठीक है। चीटिंग शूटिंग करके इंसान शॉर्ट टर्म बिजनेस चला लेता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल में मतलब जाने में टाइम भी लगता है। पर आप चीटिंग कर सकते हो किसी के साथ, पर कब तक करोगे? सिर्फ एक बार ही आप चीट कर पाओगे, सिर्फ एक बार चीटिंग हो सकती है, अगली बार नहीं होगी।
ओके, अगली बार तो कस्टमर पकड़ लेगा। कह रहा अब टू सेफ गार्ड्स कस्टमर राइट, कह रहे सर सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तभी मीन सर्वाइव कर सकता है व्हेन इट एंजॉयज द पेट्रोनेज ऑफ कस्टमर। कस्टमर के पास बहुत सारे राइट है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज प्रोडक्ट है, राइट टू हर्ड है, राइट टू एड्रेस ग्रीवेंसेस है। अब अगर वो कस्टमर आके कहता है ये तुम्हारे यहाँ से मैं क्रीम लेके आता खराब निकली सारी की सारी, तो आप सुनोगे ना उसकी बात को, उसके पास राइट है, राइट टू बी हर्ट। अगर उसको प्रॉब्लम है तो कंपनीज ने कस्टमर केयर दिया हुआ है, राइट टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। कह रहा हाँ, कह रहा टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज एंड द शेयर होल्डर। कह रहा बात को समझो सर, बिजनेस एथिक्स को हमेशा से ही दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर्स, डीलर्स। सबको किसी भी तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से नुकसान नहीं होना चाहिए। रिलायंस जियो ने कर दिया था भाई सबका नुकसान, सबका कर दिया था बंटाधार, कैसे फ्री कर दिया उसने। अब आप किसी, मान लो चलो मैं अपनी क्लासेस को फ्री कर देता हूँ, या एक बहुत बड़ा टीचर है अपना, तो क्या मैं अपनी क्लासेस को फ्री कर देता हूँ, मैं बहुत बड़ा टीचर होता हूँ, मैं फ्री कर देता हूँ, कोई लड़ पाएगा? नहीं लड़ सकते। फ्री पढ़ा रहा हो यार, फ्री पढ़ा रहा दूसरा बंदा, टू डेवलप गुड रिलेशन। Okay, business ethics are very much important to develop good relations between business and the society. स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बढ़िया होता है, कस्टमर मूवमेंट के लिए बढ़िया होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बढ़िया होता है। यार ओके, ओके ओके। कह रहा सर कस्टमर मूवमेंट मतलब, कस्टमर मूवमेंट से वो जमाने अब नहीं रहे मित्रों जब एक कस्टमर के पास मौके ही नहीं होते थे। आप फॉल्स क्लेम्स के साथ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ कस्टमर को ले आते थे कि भाई हाँ हाँ अरे हमारे यहाँ से ही तो था रैंक 1 पिछली बारी, मेरे यहाँ से तो नहीं है, मेरे यहाँ से तो नहीं है भाई। और ये जरूर गारंटी देता हूँ कि इस बार फिर से कोई ना कोई ऐसा निकल कर आ जाएगा। हाँ मेरे पास आता है, बहुत देर बाद है वो, जो AIR 1 से ज्यादा लॉ में या OMSM में नंबर लेकर आया होगा। OMSM के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बात यही है, बात यही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉल्स क्लेम्स कह रहे हैं पिछली बार तो AIR 20 मेरे यहाँ से था, नहीं था यार नहीं था, नहीं था भाई। तो अकॉर्डिंगली कस्टमर को आज अपने राइट्स के बारे में पता है। आज आपको क्लास लेनी होती है, आपके पास बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप वहां पे जाते हो, पूछ लेते हो ये सर कैसा पढ़ाते हैं, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू ले लेते हो, गूगल रिव्यू देख लेते हो, हाँ पहले डेमो देख लेते हो, 10 वेबसाइटों पर जाके प्राइस पता करके आ जाते हो, है ना। तो बिजनेस अगर बैड प्रैक्टिसेस के अंदर है तो कोई फायदा नहीं है। पुअर क्वालिटी, हार्मफुल, हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, काउंटरफिट गुड्स के अंदर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज के जमाने में सर कस्टमर को बहुत कुछ पता है सर, अपनी मूवमेंट के बारे में सारी चीजें पता है। और एक बार कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, एक बार अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो उसके बाद बिंदास रहेगा सर वो। मेन एम क्या रहेगा कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नो सेल नो प्रॉफिट, खेल खत्म। ठीक है, अगर बिजनेस बढ़िया तरीके से बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता है तो बढ़िया तरीके से काम भी कर पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, क्या सर बिजनेस को हमेशा चाहिए कि अपने वेजेस प्रॉपर तरीके से अपने सारे एम्प्लॉयज को सैलरीज बढ़िया तरीके से उन्हें प्रोवाइड करे विद द बेटर वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉयज को एक प्रॉपर प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे। ओके, और एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं कि आपने चोरी का सामान खरीद लिया कहीं से यार। एक इंसान मैन्युफैक्चर कर रहा है, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रहा है 2000 रुपए, आप चोरी की चीज लेकर आ गए कहीं से, आप लेकर आए हो 400 की, कंपीट कर पाएगा वो आपसे? नहीं कर पाएगा। हेल्दी कंपटीशन का मतलब है एफिशिएंसी, ठीक है, कोर कंपिटेंसीज, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके ऊपर लड़ना। ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन देना, दोनों को बराबर का मौका देना। कह रहा ऐसा जैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है, सबको बराबर, हेल्दी कंपटीशन है, हर एक स्टूडेंट वहां पर बैठा है, सबको सेम पेपर दिया है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस है, सेम बुक सबको दी है, हेल्दी कंपटीशन। ऐसा तो नहीं है एक को बोल दिया तू पढ़ रहे चला ले, तू बुक लेकर आ जाइयो, नहीं यार, नहीं। ओपन बुक होगा तो सबके लिए होगा। यार एडवांटेजेस क्या क्या फायदे होंगे सर बिजनेस एथिक्स के? मैंने कहा फायदे तो बहुत है। कह रहा क्या? मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, गुडविल ऑफ द फर्म है जो सीधा सीधा इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करती है और गुडविल आपकी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी हालांकि रिजिड होती है बट साथ ही साथ बिजनेस टीम मेंबर्स के साथ काम करती है। इंप्लॉइज का मोरल ट्रस्ट बिजनेस के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, मार्केट शेयर बढ़ जाता है और पब्लिसिटी भी बहुत बढ़िया हो जाती है अगर आपकी एथिकल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल कर आती है तो। ठीक है, कह रहे साथ ही साथ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक। कह रहा जो पब्लिक है, जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने लग जाएगी। बाबा रामदेव की कंपनी को क्यों एक्सेप्ट किया गया? इसीलिए क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैगी के अंदर लेट कंपोनेंट निकले। हाँ, मिलावट मिलावट मिलावट, बाबा रामदेव यही प्रूव करते जा रहे थे बार बार, इसमें इतनी मिलावट है।
हैविंग दैट एथिकल प्रैक्टिसेस, उन्होंने बोला कि हम जड़ी बूटियां यूज करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस को बीच में लेकर आए, बिजनेस देखो कहां पहुंच गया, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मेक्स चेंज मैनेजमेंट इजी, वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ द क्वालिटी स्ट्रेटेजी एंड पिन। डिसएडवांटेज क्या है, कह रहा सर कुछ नुकसान भी हैं, है ना, फूल के साथ कांटे और बिजनेस के साथ थोड़े थोड़े डिसएडवांटेजेस। कह रहे सर देखो हमारा कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट होता है ना बिजनेस को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट लाना, कह रहे सर वो कहीं ना कहीं रह जाता है पीछे, और अचीवमेंट्स को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते, कंपनी कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी करना पड़ जाता है। अब बिजनेस के अंदर बहुत बार एथिकल इश्यूज निकलकर सामने आ जाते हैं। कह रहे सर देखो अब एथिकल इश्यूज क्या होता है, मैंने कहा एथिकल इशू वो होता है यार जहां पर आपके पास एक आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम है, या एक सिचुएशन है, या एक अपॉर्चुनिटी है, और आपको चूज करना है फ्रॉम सो मेनी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। आपको चेक करना है कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा हमारे लिए रॉन्ग है, कौन सा एथिकल है, कौन सा अनएथिकल है, इस बात को चेक करना। कह रहा ओके, ओके। कह रहा सर अब देखो सीधी सी बात, आपके पास 4 ड्रेसेस के ऑप्शन है, आपको एक ड्रेस लेनी है, क्या करोगे? सर 4 ड्रेसेस में से ऑप्शन है, जो अच्छा लगेगा ले लूंगा, एक अच्छा लग रहा है पर वो है मनीष मल्होत्रा 3 लाख रुपए का, आप बताओ। सर नहीं ले सकते, वो बजट की प्रॉब्लम है, जो बजट में आ रहा है वो पसंद नहीं है, दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ सिचुएशन। अब या तो एक मौका मिल रहा है कि दुकान पे रखा हुआ चुपचाप जेब में डाल के निकल लो, कौन देख रहा है ना, जैसे बहुत सारे लोग बिग बाजार में जाते हैं, वहां पे जाते हैं, कोक पीते हैं, खाली बोतल वहीं पे रखते हैं, आ जाते हैं, उसकी कोई बिलिंग भी नहीं है, रीजन मीन कि अब उन लोगों ने ठंडी कोक रखनी बंद कर दी है। ऐसा क्या? हाँ, उन्होंने चॉकलेट सीधा उठाकर काउंटर के पास शिफ्ट कर दी है। हाँ, पीछे पीछे नहीं रखी हुई, पता है वो लोग आएंगे खाएंगे वहीं पर रैपर डालेंगे डस्टबिन के अंदर चल देंगे। अब 30-40 रुपए के लिए आप किसी के ऊपर, या 100 रुपए के लिए किसी के ऊपर एफआईआर तो करा नहीं सकते। कस्टमर तो ये बोलेगा रैपर है मेरे पास यार, काउंटर पे बिलिंग करा दूंगा, आई वाज फीलिंग हंग्री, क्या करोगे? कह रहे अब देखो बात को समझो, कह रहा अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर 3-4 ऑल्टरनेटिव निकल कर आते हैं और आपको सॉल्व करना है, क्या करोगे? कह रहा सर हम हमेशा वहां जाएंगे सर जहां मॉनेटरी प्रॉफिट ज्यादा है सर। अच्छा, ओ, कह रहा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, या तो कस्टमर और द कॉम्पिटिटर का व्यू पॉइंट देखो, और उस हिसाब से चेक करो कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं। आपकी जगह अगर आपका कॉम्पिटिटर होता तो वो क्या करता, ठीक है, ये आपकी जगह आपका कस्टमर होता तो वो क्या करता, इन चीजों को ऐसे मानकर चलोगे तो आप बहुत इजीली चीजों को सॉल्व भी कर पाओगे सर। मैंने कहा अच्छा। क्या अब अकॉर्डिंगली इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशनशिप, क्या है सर, बिजनेस का जो रिलेशनशिप है, सबसे पहली बात कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, वर्क प्लेस के साथ, वहां पर भी एथिकल कंसर्न्स होते हैं, और अगर आपके पास अच्छे बिजनेस बिहेवियर्स हैं तो उसके अंदर कंपनी के सीक्रेट्स को रखना या ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, ये सब चीजें भी बढ़िया तरीके से चलती रहती हैं विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम अदर्स। कह रहा ओके, अब लोग एथिकल चॉइसेस को कैसे लेते हैं, मतलब हाउ पीपल विल अंडरस्टैंड और हाउ दे आर गोइंग टू मेक एथिकल चॉइसेस। कह रहा सर देखो सबसे पहली बात, एथिकल डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 की फैक्टर से चलता है। सबसे पहला इंडिविजुअल मॉरल कंडक्ट, मॉरल स्टैंडर्ड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजर, आपका मैनेजर क्या कह रहा है, आपके कोवर्कर्स क्या कह रहे हैं, और एंड द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन द मिसकंडक्ट, कि एक अपॉर्चुनिटी कि आप मिसकंडक्ट में जाने के लिए, आपको धांधलेबाजी करने के लिए मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ आया है क्वेश्चन में? नहीं आया है। ओके, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो भाई जैसे सिंपल सा है ना यार, कि हमारे लिए भी कहा जाता है कि जैसे जिसकी फाउंडेशन, जैसे जिसके संस्कार, वो वैसी बात करेगा। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि भाई जो एथिक्स हैं वो ही आपकी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके किसी भी बिजनेस डिसीजन को ड्राइव करते हैं। प्रोफेशनल कोड, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स क्या है? दे आर फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो एक कंपनी हमेशा से ही अपने एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट करती है। व्हाट अ कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज। यार ओके, बहुत बार क्या होता है कि आपको देखा जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी, एथिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है, तो दैट आपके यहाँ पर होने वाले मिसकंडक्ट्स को रोका जा सके। और अकॉर्डिंगली ये भी कहा जाता है कि आपकी कंपनी के अंदर अगर चलते हुए कोड्स को, एथिक्स को, पॉलिसीज को आपने नहीं माना, मान रहे हो तो सर रिवॉर्ड करेंगे, और नहीं मानोगे तो पनिशमेंट भी दे देंगे इन केस अगर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं होती है। अगर आप एथिक्स को नहीं मानते हो, पता चलता है किसी एम्प्लॉय ने अपने पैसे जेब में डाल दिए, आप कोई काम करने के लिए गए हो, 25,000 रुपए का सामान था, आपने कहा ठीक है 25,000 28,000 रुपीज ले लो, 3,000 रुपये मुझे कैश दे देना। ऐसा नहीं,
ठीक है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो एथिक्स कह रहा है सर बहुत बढ़िया चीज है एथिक्स, है ना। इमोरल मैनेजमेंट, इमोरल से मोरल लाने के लिए, लीडरशिप बिहेवियर के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसीज के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, एथिकल लीडरशिप के लिए, कह रहे सर नॉट डूइंग रॉन्ग, इससे हमारे को एंटेल करता है। मोरल मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स को ये भी कहा गया है कि वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर, ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहें। रिफ्लेक्शन हमेशा मैनेजमेंट देता है, और उस मैनेजमेंट को ये कहा गया कि सर आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, अपने स्टेक्स को अंडरस्टैंड करें, और जब भी एक मोरल मैनेजमेंट मॉडल को अचीव करना होता है तो वही फालतू की बात, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एथिकल क्लाइमेट बना के। चलो अब एक एक करके बात करता हूँ, जो पेपर में के अंदर क्वेश्चन आया है क्या वो आपको आता है। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर 2021 नहीं यार 2016 से चलता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ, ठीक है, 2016 से चलता हूँ। 2016 के अंदर भाई साहब जो यहाँ पर आए हैं सबसे पहले हमारे से पूछ रहे हैं, 2016 जून भी नहीं, 2016 दिसंबर से मुझे आपके साथ चलना है, 2016 दिसंबर से। हाँ, क्योंकि 2016 में ही आपका ये सिलेबस आया था, जैसे ये 2022 के अंदर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं स्कैनर कौन सा लें, ओल्ड सिलेबस वाला ले लो, नए वाले में भी सेम चीज डाल के दे रहा है। ऐसा क्या? 7 प्रिंसिपल्स, सॉरी, बिजनेस ethics, business ethics and workplace, business ethics and workplace, appoints as ombudsman, suggestive system, business ethics ये रहा, ठीक है। अच्छा ये अगेन पुराना है, ये अगेन पुराना है, पहले होता था ये सजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह। अभी फिलहाल 2017 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने के लिए मिला, दैट वाज ICAI, what are the standards of ethical conduct for the practitioners fixed by ICAI, मिशन स्टेटमेंट बोल दो चाहे ये बोल दो, कह रहा सर ओके। अब आते हैं हम लोग बिजनेस एथिक्स के ऊपर। वो कहता है व्हाई बिजनेस एथिक्स आर सो मच इंपॉर्टेंट एंड इमेंसली नीडेड इन प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, हमारे से पूछ रहे हैं द नीड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, की सर नीड क्या है, जरूरत क्या है। मस्त 10 नंबर का क्वेश्चन आया, मस्त मस्त आया सर। अगली बात, उसके बाद उसने हमारे से पूछा कि सर व्हाट आर द एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स, राइट अ नोट ऑफ द सेम। क्या लिख सकते हो, एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बवाल की बात ये है कि इसने ये पूरा का पूरा 10 नंबर का पूछ लिया। स्टूडेंट को ऊपर की ये 3 बातें, ये जो 3 बातें सबसे ऊपर लिखी हुई हैं, ये याद हो या ना हो, ये याद तो चलो हो जाएंगी, नीचे की रामायण अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जितना अंडरलाइन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि आप उसे पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर जाओ, क्योंकि भाई अगर ये डाइजेस्ट कर गए तो फायदा होने वाला है, ठीक है। अब अगली बात पे आता है, व्हाट इज द नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस। रेलेवेंस, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये सही है, सभी चीजें हम लोग मेंशन करते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें स्कैनर में क्या आंसर लिखा है, फिलहाल मैं भी इतना इसको पढ़ भी नहीं पा रहा। कह रहा ठीक है सर, ठीक है, और आगे चलते हैं। एक आधी बार तो क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसने भाई साहब, खतरनाक खतरनाक, हाँ। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, एथिक्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट करप्शन, while law enforcement is remedial and reactive। कह रहे सर सबसे पहले आपको एथिक्स ही बचाता है। मैंने कहा एथिक्स बचाता है, कह रहा हाँ, कह रहा बेस ये है, तो अगर आपको इस बात की सेंस है कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है, तो आप गलत काम करोगे ही नहीं। अच्छा, कह रहा है उसके बाद लॉ आता है जो आपको रेमेडी दिलवाता है। आपने एक गलत काम कर दिया या किसी इंसान ने एक बैंक लूट लिया, सबसे पहले तो उसको अंदर से आवाज आई होगी ना भाई कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कह रहा है वहीं पे उसे रोक दिया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट करप्शन। आपने किसी को ब्राइब ऑफर करी, सामने वाला एथिकल निकला, देगा ही नहीं। अब इतना स्टूडेंट को समझाएगा तो कौन कोई बैठ के पेपर के अंदर, पर कभी कभी ऐसा होता है कि खतरनाक तरीके का क्वेश्चन सामने निकल कर आ जाता है। कह रहा है एथिक्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट करप्शन, while law enforcement is remedial and reactive। ये मतलब लॉ एनफोर्समेंट जो है, ठीक है, जो लॉ को एनफोर्स किया जा रहा है वो तो बात की बात है ना सर, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, दैट इज रिमेडियल, दैट इज रिएक्टिव, वो तो बाद में होने वाली चीज है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कह रहा बस इसी चीज को थोड़ा समझो सर। कह रहा और however both fail to achieve the desired aim in Indian setup। कह रहा सर दोनों के दोनों
एथिक्स भी और लॉ भी, दोनों के दोनों इंडियन सेटअप में फेल हो रहे हैं। अच्छा, डू यू एग्री, क्या आप इस बात पे एग्री करते हो? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कह रहा है अपने सपोर्ट में आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो खुद ही कह रहा है कि हमारे यहाँ पर करप्शन बहुत है, हमारा एथिक्स भी फेल हो रहा है और हमारे यहाँ पर बाकी चीजें भी फेल हो रही है। ठीक है, एथिक्स भी फेल हो रहा है और लॉ भी फेल हो रहा है। और इसके जवाब में बहुत बढ़िया तरीके से, जो हम लोग सब बाजार से स्कैनर वगैरह खरीद लेते हैं, उसने कुछ अलग ही आंसर दे दिया हमारे को ऐसा लिखकर, जो कि बुक में ही नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर कुछ। ओ, ऐसा क्या? ठीक है, तो ये कह रहा है अगर फेल हो रहे हैं तो क्या आप इसके रीजन दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं, मेरे पास है ना कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फेल क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ एथिकल चीजें फेल क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दीज मोस्ट अनकॉमन एथिकल प्रैक्टिसेस, इसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं सर। ठीक है, ये आंसर वहां पर होना चाहिए, ये वाला, बट पता नहीं इसमें क्या लिख दिया, और सब लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। चलो खैर, एनीवेज एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया, दैट इज व्हाट इज वैल्यू चेन, व्हाट आर द न्यू थीम्स एंड चैलेंजेस दैट द मैनेजर्स फेस रिसेंटली। 9 नंबर का आया था सर ये, जून 2000, सॉरी दिसंबर 2019। ऐसा क्या? हाँ, और सुनो, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये देख रहे हो सबसे नीचे ये लिखा है, ये पूरी की पूरी कहानी जो पढ़ाई है, एथिक्स की इंपॉर्टेंस, कस्टमर कॉन्फिडेंस, क्रिएट गुड इमेज, ये सब चीजें। अच्छा, अब पेपर में सिर्फ इतनी लाइन तो नहीं लिख दोगे, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करोगे। तो अगर जैसे यहाँ पर ये 6 मार्क्स का पूछा गया है, सेक्शन नंबर 6 LAQ5 करके कुछ लिखा हुआ, 6 नंबर का पूछा है, तो सिर्फ लिखना मत, थोड़ा थोड़ा दो दो लाइनों में एक्सप्लेन भी कर देना। जैसे मैंने वो रिक्शा वाले वाला एग्जांपल दिया था कि भाई रिक्शा वाले से अगर पूछो जाओ कि भैया यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना है, 1 किलोमीटर है, कितने पैसे लोगे, वो कहेगा 30 रुपीज, तो वो 30 रुपए में दिल्ली से गोवा नहीं छोड़ कर आता। तो अकॉर्डिंगली सेम थिंग वी हैव टू फॉलो, सेम चीज हमारे को भी फॉलो करनी है। ठीक है, सेम चीज हमारे को भी फॉलो करनी है, जितनी वेटेज उस हिसाब से आंसर ज्यादा। ठीक है जी, चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद एक काम और कर देता हूं कि मैं मॉड्यूल के पीछे के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूँ। मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस, हाँ, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी देर बैठे हो यार, तो 10 नंबर ऐसे पक्के करके जाओ कि फोड़ दो पेपर, है ना? फायदा उसी में है ना, मजा उसी में है। एक बार ना मॉड्यूल ओपन करते हैं। मॉड्यूल बोलते हो सर आप, स्टडी मटेरियल बोलते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है भाई, आप लोग स्टडी मटेरियल बोलते हो, अच्छी बात है भाई मेरे दोस्त। ये लो, यही ओपन करा है मैंने। मेरे पास स्क्रीन क्यों नहीं चेंज हो रही है भाई? अच्छा, ओके ओके ओके, ये पंगा है कि मेरे पास स्क्रीन क्यों नहीं चेंज हो रही है। ओके, चलो आगे चलते हैं। खैर ये क्वेश्चन सारी चीज़ें आपने मेरे साथ कवर करी हैं वन बाय वन। ठीक है, कंक्लूजन वगैरह। देखो, यहाँ पर अब बात क्या होती है, टॉपिक बहुत छोटा सा है मेरे दोस्त, कि आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको अंडर एस्टिमेट कर, इनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिल्कुल ये अंडर एस्टिमेट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने हैं। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एथिक्स, नॉर्मेटिव, मोरल, और एक और बताया था 3 टाइप के एथिक्स होते हैं। एथिक्स किससे रिलेट करते हैं? मेटा एथिक्स जिससे किससे डील करता है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और काइजन इज अ पॉपुलर थीम। उसके बाद रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, जो इंस्टीट्यूट जो भी क्वेश्चंस बना रहा है ना, वो इन 8 क्वेश्चंस में से ही उठाएगा। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन एथिक्स, ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स, दोनों क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स आपको दिखाया है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ आपको दिखाया, ये भी पेपर में एक बार आ चुका है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स आपको पता चल गया। कंपिटेंट प्रोफेशनल इन बिजनेस इज एन इनवैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। जितने ये क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनाता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर पूछेगा यही। ओ ऐसा क्या? हाँ, घुमा फिरा कर यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछेगा। और स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं इस बात को। इतनी छोटी सी बात है यार, दे आर हिडन जेम्स दोस्त, ये हिडन जेम्स हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आप यहाँ तक बैठे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बहुत ही जल्दी टेलीग्राम चैनल ओपन करते हैं, 1-2 दिन के अंदर आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू जॉइन द सेम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नए हो, पसंद आया हो, यहाँ तक बैठे हो तो होप यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।